अध्याय 141 अध्याय 128 बर्तन के नीचे से जलाओ लकड़ी निकालना सदस्यता की तलाश। एक ड्यूटी ऑफिसर आश्चर्यचकित दिखे लेकिन फिर भी विनम्रता से जवाब दिया, मुझे खेद है सर, सूदखोरी को आर्थिक विवाद माना जाता है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बेशक उन्हें अक्सर ऐसे फोन आते थे, ज्यादातर सूदखोरों द्वारा जबरन पैसे चुकाने के लिए शारीरिक हमले, धमकियों और उत्पीड़न जैसे तरीकों का इस्तेमाल करने के बारे में। यान फेई जैसे मामले भी थे जिन्होंने सूदखोरों का पर्दाफाश किया, लेकिन जब तक शारीरिक या मानसिक क्षति न हुई हो, पुलिस यान फेई द्वारा दिए गए मामले के संक्षिप्त विवरण के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। यह ऑपरेटर चोटों की संभावना के बारे में पूछने की भी जहमत नहीं उठाता था। आप क्या सूदखोरी गैरकानूनी नहीं है? क्या आप उन्हें गिरफ्तार नहीं करते? यान फेई हकलाते हुए बोला। उसे याद आया कि उसने टीवी पर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज देने वालों को गिरफ्तार होते देखा था। मुझे माफ करना, हमारे देश में सूदखोरी के खिलाफ कोई खास कानून नहीं है, यहां तक कि हिरासत में रखने का भी कोई प्रावधान नहीं है। ज्यादा ब्याज को आर्थिक विवाद माना जाता है। कृपया बातचीत करें या इसे अदालत में ले जाएं। क्या किसी को शारीरिक चोट लगी है? महिला की आवाज ने धैर्यपूर्वक समझाया, यह देखते हुए कि यान फेई को इस बारे में कुछ नहीं पता। उसके पास उसे कुछ बुनियादी जानकारी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना वह उन्हें इस बारे में परेशान कर सकता था। कई लोग काफी परेशान करने वाले हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर बखेड़ा खड़ा कर सकते हैं और लगातार पुलिस के हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। बेशक जनता की सेवा के मामले में कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन जब आपको चोरी के मामले की तुलना अपने कुत्ते द्वारा मेरी बिल्ली को काटने के विवाद से करनी पड़े, तो प्राथमिकता में जरूर फर्क पड़ता है, खासकर जब पुलिस पहले से ही कम संख्या में हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे अभी अभी उस आदमी ने पीटा है जो ऊंची ब्याज दरों पर पैसे उधार देता है। वह वेस्ट सिटी के बाईवे रेस्टोरेंट का मालिक है। जैसे ही यान फेई ने यह सुना, वह तुरंत चौंक गया। उसे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि सूदखोरी गैरकानूनी है या नहीं, वह बस इतना जानता था कि सामाजिक निंदा जोरदार और स्पष्ट है। उसने टीवी पर सूदखोरों को सजा सुनाए जाने की कई खबरें भी देखी थीं। हालांकि उसने कभी उन विशिष्ट आरोपों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी हालांकि सूदखोरी कानून के खिलाफ नहीं है, वह जानता था कि हमला जरूर कानून के खिलाफ है। उस पर हमला हुआ था और पुलिस जरूर इसका ध्यान रखेगी। ड्यूटी ऑफिसर एक पल के लिए चुप हो गया। यान फेई बदकिस्मत था। यह ड्यूटी ऑफिसर और वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर वांग पुराने सहपाठी थे। एक मुलाकात में ऑफिसर वांग ने बताया कि वेस्ट सिटी का बाईवे रेस्टोरेंट किन युगांग के संरक्षण में था। अब किन युगांग शहर की सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था में एक उभरता हुआ सितारा था। जब से प्रांत के एक खास व्यक्ति ने उसकी जगह ली है, युगांग का भविष्य अकल्पनीय था। ऐसी भी अफवाहें थीं कि किन युगांग को अगले साल की पहली छमाही में नगर निगम ब्यूरो के उपनिदेशक के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, या फिर उन्हें राजनीतिक और कानूनी मामलों की समिति के सचिव के रूप में सेवा देने के लिए किसी काउंटी में स्थानांतरित भी किया जा सकता है। हालांकि बयानों में विरोधाभास था, एक बात तो तय थी, युगांग एक दिन उनकी बॉस बन सकती हैं। उन्हें अपने भावी नेता से जुड़े मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ड्यूटी ऑफिसर ने तुरंत ही अपने लोगों की मदद करने का निर्णय ले लिया, हालांकि उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि वह इस बारे में बहुत अधिक स्पष्ट न हो। सर, आपकी चोटें कितनी गंभीर हैं? ड्यूटी ऑफिसर ने फिर पूछा। उसे अपनी पक्षपातपूर्णता की हद का अंदाजा लगाने के लिए जमीनी हालात की गंभीरता का अंदाजा लगाना था। अगर चोटें बहुत गंभीर होती तो वह मदद नहीं कर पाती। हालांकि यान फेई की आवाज से लग रहा था कि वह काफी ठीक है। उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे और एक बार लात मारी, अभी ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है, यान फेई ने ईमानदारी से जवाब दिया। टांग किंग ने अपनी ताकत पर काबू पा लिया था, किसी को चोट पहुंचाने के बजाय अपना गुस्सा निकालने के लिए, इसलिए यान फेई को उन जगहों पर ज्यादा दर्द नहीं हुआ जहां उसे मारा गया था। यहां तक कि उसके चेहरे पर भी अब कोई दर्द नहीं था, हालांकि अपमान का एहसास अभी भी बना हुआ था। ड्यूटी ऑफिसर ने जब यह सुना तो वह तुरंत स्थिति समझ गई और मामले को संभालने का फैसला किया। उसने कहा, सर, हमारे पास अभी स्टाफ की कमी है और वेस्ट सिटी पुलिस स्टेशन एक जरूरी मामले पर काम कर रहा है। कृपया अपनी जगह पर ही रुकें। अनुमान है कि लगभग 2 घंटे में कोई आपके मामले को संभालने आएगा। वह स्पष्टतः टालमटोल कर रही थी। एक अनुभवी व्यक्ति को तुरंत पता चल जाता कि वे उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे निश्चित रूप से नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यान फेई, जिसने पहले कभी पुलिस को सूचना नहीं दी थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वे उसे बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन तुम लोगों का 2 घंटे बाद आने का क्या फायदा? तब तक तो वो आदमी जा चुका होगा, यान फेई ने गुस्से से जवाब दिया। 2 घंटे में तो बहुत देर हो जाएगी। वह पुलिस वालों के साथ स्कूल जाकर टांग क्विंग को गिरफ्तार तो नहीं कर सकता था, है ना? वो इतना भी बेवकूफ नहीं था। ऊपर से उसकी मामूली चोटों को देखते हुए ये भी तय नहीं था कि पुलिस आगे बढ़ेगी या नहीं, और बिना किसी गवाह के वो कुछ भी नहीं कर सकता था।
खासकर जब गंदा पैसा 2 घंटे के अंदर ही ले जाया जाएगा, तो पुलिस को इस मामले की सूचना देने का कोई मतलब नहीं था। इस असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है। ड्यूटी ऑफिसर ने राहत की सांस ली जब यान फेई को बेवकूफ बनाया गया। वह मन ही मन उसकी नादानी पर हंसी भी उड़ा रही थी। उसके जैसा नासमझ आदमी पुलिस को रिपोर्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकता था। तो यान फेई ने गुस्से में फोन रख दिया। लोगों से भरे बाईवे रेस्टोरेंट को देखकर यान फेई गुस्से से भर गया। यह जानते हुए कि उसने एक ही दिन में अपनी सारी इज्जत गंवा दी है, वह गुस्से से फटने ही वाला था। अरे तुम सब बस इंतजार करो और देखो, इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जब तांग किंग ने यान फेई को विदा किया तो वह कमरा नंबर 6 में वापस आया, जहां कुछ व्यंजन परोसे गए थे। झो ली बाइज्यू पी रहा था। उसने तांग किंग के लिए एक कप फूलों वाली चाय भी डाली। छोटे तांग, तुम्हें परेशान करने के लिए मुझे सचमुच माफ करना। मुझे नहीं पता कि आज यान फेई को क्या हो गया है। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे, झो ली ने माफी मांगते हुए कहा। हालांकि झो ली यान फेई का बहुत सम्मान नहीं करता था, फिर भी वह उसके पुराने दोस्त का बेटा था। अब जबकि तांग किंग ने उसे भगा दिया था, माफी मांगने की जिम्मेदारी झो ली पर आ गई। चाहे वह ईमानदारी से हो या नहीं, उसे इस मामले को सुलझाना ही था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इतना व्यस्त हूं कि उस पर गुस्सा करने की जहमत नहीं उठा सकता, तांग किंग ने हंसते हुए कहा। कहे, यह सुनकर अच्छा लगा। झो ली ने राहत की सांस ली और आगे कहा, यान फेई के पिता और मैं पुराने दोस्त हैं। हालांकि मैं यान फेई के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन उसके पिता ने मुझसे मदद मांगी और मैं मना नहीं कर सका। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की है, लेकिन यान फेई अभी भी कमजोर है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर उसके पिता उसे फैक्ट्री सौंप दें तो वह क्या बिगाड़ लेगा। मुझे तुम्हारे माता पिता से सचमुच ईर्ष्या है कि उन्हें तुम जैसा समझदार और जिम्मेदार बच्चा मिला। झो ली काफी उदास लग रहा था, सोच रहा था कि किस तरह का परिवार तांग क्विंग जैसे प्रतिभाशाली युवक का पालन पोषण कर सकता है। चाचा झो, आप बहुत दयालु हैं। बेटों के तौर पर हमारा फर्ज है कि हम अपने परिवार की परेशानियों को बांटें। कम से कम हमें कोई परेशानी तो नहीं करनी चाहिए। अगर चाचा यान को लगता है कि यान फेई फैक्ट्री संभालने के लायक नहीं है, तो उसे बेच क्यों नहीं देते। तांग किंग ने चाय की चुस्की ली और हंस दिया। छोटे तांग, तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं। बूढ़े यान ने जरूर इस बारे में सोचा होगा, लेकिन उसे फैक्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव है। इतने सालों बाद उसे यकीन नहीं है कि नया मालिक अपने पुराने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा या नहीं। झो ली ने आह भरी। बुजुर्गों के लिए अपने अतीत को भुला पाना मुश्किल होता है। वह अपनी फैक्ट्री की पुरानी यादों से खुद को रोक नहीं पाया। चाहे वह प्रस्ताव फैक्ट्री की कीमत से 50% ज्यादा ही क्यों न हो, वह उसे जाने नहीं देगा। अंकल झो, इसे क्यों नहीं संभाल लेते। तांग किंग ने हंसते हुए सुझाव दिया। हाँ, लिटिल टैंग, तुम मुझे ज्यादा आंक रहे हो। उसकी फैक्ट्री लगभग मेरी फैक्ट्री जितनी ही बड़ी है। उसे खरीदने के लिए तुम्हें कम से कम 4 से 5 मिलियन डॉलर चाहिए होंगे, और मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं। झो ली खिलखिलाकर हंसा। उसने पहले भी इस बारे में सोचा था, यहां तक कि यान गुआंगटिंग ने भी अपनी फैक्ट्रियों के विलय का प्रस्ताव रखा था, जिसमें झो ली के पास ज्यादातर शेयर हों। हालांकि झो ली ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। झो ली अपने किसी करीबी दोस्त के साथ व्यापार करने को तैयार नहीं था। उसने कई असफल साझेदारियां देखी थीं। दोस्त साथ मिलकर मुश्किलें तो झेल सकते हैं, लेकिन जब सफलता की बात आती है तो एक पक्ष अनिवार्य रूप से बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, जिससे दूसरे की महत्वाकांक्षाएं कमजोर पड़ जाती हैं। अगर फैक्ट्री के शेयर यान फेई को हस्तांतरित कर दिए जाएं और उसे प्रबंधन टीम का हिस्सा भी बना दिया जाए, तो झो ली इस विचार से ही सिहर उठता। वह ऐसे व्यक्ति को अपनी फलती फूलती फैक्ट्री का हिस्सा नहीं बनने देता। यान गुआंगटिंग को शायद उसकी आशंका का अंदाजा हो गया होगा। उसने बस आह भरी और फिर कुछ नहीं कहा। हो सकता है तुम्हारे पास पैसे न हो, लेकिन मेरे पास तो हैं। तांग किंग ने हल्की मुस्कान बिखेरते हुए कहा। यान फेई की शक्ति के स्रोत को खत्म करने की उसकी यही योजना थी। कारखाने में अपनी जगह के बिना यान फेई अपनी हिम्मत खो देता। यान गुआंगटिंग अब इतना बूढ़ा हो चुका था कि नई फैक्ट्री में नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकता था। अब न तो उसमें जोश था और न ही ताकत। तांग किंग का एक ही मकसद था, यान फेई को फैक्ट्री के उत्तराधिकारी के पद से हटाना, ताकि वह और मासूम लड़कियों को परेशान न कर सके। फैक्ट्री में काम करने आने वाले सभी लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी। कई लड़कियां अभी भी नाबालिग, भोली और डरपोक थीं। कई लड़कियां जिनका यौन शोषण हुआ था, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थीं। यह सोचकर तांग किंग को गुस्सा आ गया। यान फेई जो एक बदमाश था, अगर वे फिर कभी मिले तो उसे सबक मिलना ही चाहिए। छोटे तांग, ये कोई 2-4 लाख रुपए नहीं हैं, और मेरे पास जमानत के तौर पर ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं कोई गारंटर। झो ली हकलाते हुए बोला। तभी उसे याद आया कि उसके सामने खड़ा युवक एक बड़ा फाइनेंसर था।
पहले उसे लगता था कि तांग क्विन का नियंत्रण सिर्फ 1-2 लाख रुपए पर ही है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने उसे बहुत कम आंका था। तांग क्विन 45 लाख रुपए तक के लोन का फैसला कर सकता था। उसका परिवार कितना अमीर होगा कि अपने बच्चे को इतनी छूट दे सके। उसने किंगयान शहर में तांग नाम के किसी बड़े कारोबारी के बारे में नहीं सुना था। निजी ऋण देने वाले तबके में भी तांग नाम किसी ने नहीं सुना था। किसी जमानत या गारंटर की जरूरत नहीं। अंकल जो, मैंने आपको पैसे उधार देने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मुझे आपके चरित्र पर भरोसा था। आपकी साख इस कर्ज के लायक है, तांग किंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। यान फेई के अहंकार को रोकने और भविष्य में उसे और मासूम लड़कियों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए उसे यह पैसा उधार देना ही होगा। भले ही इसके लिए उसे अपनी कमाई का सारा पैसा खर्च करना पड़े, लेकिन जब तक वह अपना लक्ष्य हासिल कर सकता है उसे नुकसान का कोई गम नहीं होगा। तांग किंग समझ गया कि झो ली की दिलचस्पी बढ़ गई है। वह शायद कुछ समय से यान गुआंगटिंग की फैक्ट्री पर नजर गड़ाए हुए था, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तांग किंग तो बस एक नेक काम कर रहा था, अच्छे कर्मों का फल पा रहा था। यह झो ली कुछ पल के लिए बोल नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांग किंग ने उस पर जो भरोसा जताया था उसका वह क्या जवाब दे। यह एक ठोस ऋण था, बिना किसी जमानत या गारंटी के, और ब्याज भी कम था। झो ली सचमुच भावुक हो गया, एक ऐसा एहसास जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। हालांकि एक व्यापारी होने के नाते वह सहज रूप से सतर्क और झिझकने लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि तांग किंग के असली इरादे क्या थे। अध्याय 142 अध्याय 129 भयानक तांग किंग, कृपया सदस्यता लें। एक झो ली को अभी भी हिचकिचाते हुए देखकर तांग किंग ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, अंकल झो, बस मुझे बताएं, क्या आप इस कारखाने को खरीदना चाहते हैं या नहीं। उन्हें झो ली की हिचकिचाहट असामान्य नहीं लगी। अगर झो ली तुरंत मान जाते तो उन्हें चिंता होती। सावधानी एक व्यवसायी का मूल गुण है। कई व्यवसायी गहन विश्लेषण के आधार पर ही साहस दिखाते हैं, लापरवाही से काम नहीं करते। बाद में पूछने पर वे कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, बस हिम्मत से काम लिया। क्यों? क्योंकि उस समय वे अपने असली विचार समझाने की जहमत नहीं उठा सकते, रणनीतिक फैसले आसानी से साझा नहीं होते। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम ने इस ग्राहक की सिफारिश की, वह वास्तव में साधारण नहीं है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं, लेकिन मैं इतनी बड़ी रकम इतने कम समय में चुका नहीं पाऊंगा। झो ली ने कुछ मानसिक संघर्ष के बाद झिझकते हुए कहा। उसकी चिंता बस यही थी। उसके विचार से तांग क्विन पहले केवल अल्पकालिक ऋण ही देता था, जिससे कुछ हद तक जोखिम नियंत्रित रहता था। अगर वह इतनी बड़ी रकम उधार लेता तो उसे कम समय में चुकाने की कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह अधिग्रहण के बाद बैंक से ऋण लेने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इससे चीजें और भी जटिल हो जाती और कई तरह के बदलाव सामने आते। यह सुनकर तांग किंग समझ गया कि सौदा पक्का हो गया है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल झो, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तक आप चाहें, ठीक है। मैं पहली बार कर्ज लेने वालों को ही अल्पकालिक ऋण देता हूं, लेकिन एक बार भरोसा बन जाने पर मैं दीर्घकालिक ऋण भी दे सकता हूं। तो सचमुच? यह दीर्घावधि कब तक है? झो ली ने आश्चर्य से पूछा। जब तक यह एक दीर्घकालिक ऋण है तब तक चुकाने में कोई समस्या नहीं है। उसने हाल ही में कई विदेशी ऑर्डर लिए हैं और लगता है कि आगे और भी ऑर्डर आएंगे। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल यह है कि क्या आपके पास वह पैसा कमाने की योग्यता है। ऋण की अवधि बताने के बजाय तांग किंग ने पूछा, चाचा झो, आपको क्या लगता है कि इस ऋण को चुकाने में आपको कितना समय लगेगा। इस फंड की अधिकतम दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पहले यह देखना था कि झो ली क्या कहता है। ठीक है, मुझे एक हिसाब लगाने दीजिए। अधिग्रहण पूरा होने के बाद कारखाने के संचालन और विकास निधि के एक हिस्से को छोड़कर मैं लगभग 1.5 साल में ऋण चुका सकता हूं, झो ली ने विचार करते हुए कहा। चाचा झो, आपका मतलब है कि आप 1 साल में कई मिलियन कमा सकते हैं? तांग किंग ने आश्चर्य से पूछा। वह अपनी कपड़ों की फैक्ट्री का मुनाफा जानता था और यह किसी ठेके पर काम करने वाली फैक्ट्री के लिए सालाना कुछ लाख कमाने के लिए लगभग पर्याप्त था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी फैक्ट्री से ज्यादा अलग न होने वाली एक जूते की फैक्ट्री इतना मुनाफा कैसे कमा सकती है। अगर सारे ऑर्डर निर्यात के लिए भी हों तो भी वह इतना पैसा नहीं कमा सकती थी। है, बिल्कुल नहीं। एक जूते की फैक्ट्री इतनी लाभदायक कैसे हो सकती है? फैक्ट्री का मूल्य ही इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा मुख्यतः इसलिए है क्योंकि मेरे पास अन्य संपत्तियां हैं। मुझे यकीन है कि बची हुई धनराशि और विलय की गई फैक्ट्री के मुनाफे को मिलाकर मैं 1.5 साल में इसे चुकाने लायक पैसा इकट्ठा कर सकता हूं, झो ली ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह, मैं समझ गया। मुझे लगा था कि आपकी फैक्ट्री इतना पैसा कमा रही है, जिससे मुझे बड़ा झटका लगा। ठीक है, तो जब आप अंकल यान की फैक्ट्री खरीदेंगे तो बस एक कीमत बताएंगे और हम लोन की अवधि 1.5 साल तय कर देंगे।
बेशक ब्याज अल्पकालिक लोन जितना ज्यादा नहीं हो सकता। चलो इसे सालाना 10% पर सेट करते हैं, तो 1.5 साल के लिए यह 15% होगा। आप क्या सोचते हैं? तांग किंग ने सिर हिलाते हुए सुझाव दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। यह बात तो सही है। अगर जूते बनाने वाली फैक्ट्रियां इतनी मुनाफा कमाती तो दूसरे लोग भी इस उद्योग में आ जाते। जहां मुनाफा बहुत ज्यादा होता है वहां उसे कम करने वाले भी तो होंगे ही। ठीक है, ब्याज ज्यादा नहीं है। मैं आपको पहले ही धन्यवाद देना चाहता हूं, तांग। ओल्ड यान से बातचीत करने के बाद मैं आपको फोन करूंगा। झो ली ने खुशी खुशी हामी भर दी। 10% की वार्षिक ब्याज दर, हालांकि बैंक की ब्याज दर से लगभग 4% ज्यादा है, लेकिन पूंजी की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाती। अगर वह बैंक से ऋण के लिए आवेदन करता तो उसे बहुत समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। रिश्वत देने की तो बात ही छोड़िए। फंड की व्यापक लागत की गणना करने के बाद 10% वास्तव में बैंक की ब्याज दर से थोड़ा कम है, इसलिए झोली स्वाभाविक रूप से असंतुष्ट नहीं होगा। यह सौदा है। अंकल यान के साथ मामला तय हो जाने के बाद बस इस नंबर पर फोन कर देना। वह लोन के मामलों को संभालने में मदद करेंगी। आखिरकार भविष्य में मेरे पास समय नहीं होगा, खासकर जब चीनी नव वर्ष नजदीक आ रहा है। तांग किंग ने झोली को एक बिजनेस कार्ड दिया, जो डू जियाओ का एक कार्ड था जो उसने पिछली बार कंपनी छोड़ते समय लिया था। झो ली ने कार्ड देखा। स्काई आई कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड, महाप्रबंधक डू जियाओ। झो ली को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। इस मामले को संभालने के लिए एक कंपनी का होना जाहिर तौर पर ज्यादा सुविधाजनक होता, क्योंकि कई और लोग भी इसी तरह काम करते। फिर उसने सावधानी से कार्ड वॉलेट स्लॉट में डाल दिया। आखिरकार यह एक फाइनेंसर का संपर्क था। छोटे तांग, यह तुम्हारे लिए है। अपने चाचा की इतनी मदद करने के लिए धन्यवाद। झो ली ने अपना कप उठाया और ईमानदारी से कहा। तांग किंग ने भी अपना कप उठाया और झो ली के कप से टकराते हुए हंसते हुए कहा, हे अंकल झो, आप बहुत दयालु हैं। यह तो बस हमेशा की तरह ही है। हम परस्पर लाभकारी हैं। दोनों ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए और परिणाम से खुश थे। दोनों ने जल्दी से अपना खाना खत्म कर लिया और तांग किंगली काई के साथ वापस स्कूल चली गई। झो ली भी यान गुआंगटिंग से बात करने के लिए बेताब था और अपने पुराने दोस्त की फैक्ट्री को जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पैसों की चिंता से मुक्त झो ली कुछ समय के लिए ऊर्जा से भरपूर था। बाई वेई रेस्टोरेंट से निकलने के बाद यान फेई अस्पताल नहीं लौटा, बल्कि एक बार में चला गया। बार, जिसका नाम थोड़ा देहाती था, लव एंड फेट बार, एक ऐसी जगह थी जहां वह अक्सर जाता था। वह यहां मजबूत करने वाले सामान ढूंढने आया था। वह जानता था कि यहां एक सुरक्षा टीम है जो आमतौर पर दूसरों को सबक सिखाने का काम करती है। उसने इसके बारे में पहले भी सुना था, लेकिन पहले इसमें उसका कोई हाथ नहीं था। अब वह तांग किंग को परेशान करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने की तैयारी कर रहा था। अध्याय 143। अध्याय 129। तांग किंग को भयभीत करना। कृपया सदस्यता लें। 2। तांग किंग का बाईवे रेस्टोरेंट बस थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए यान फेई ने वहां पैदल जाने का फैसला किया। हालांकि बार अभी खुला नहीं था, फिर भी दरवाजे खुले थे। यान फेई सीधे अंदर चला गया। लव एंड फेट बार छोटा नहीं था और निस्संदेह आसपास के दर्जन भर बारों में सबसे उच्च स्तरीय था, चाहे वह आंतरिक साज सज्जा के मामले में हो या कर्मचारियों की गुणवत्ता के मामले में। यह बेमिसाल था। किसी के समर्थन में होने के कारण 2 साल के संचालन के दौरान उद्योग द्वारा कई सुधारों के बावजूद इस व्यवसाय को कभी बंद नहीं किया गया था। इसकी पृष्ठभूमि अद्भुत थी। इसीलिए यान फेई को तांग किंग को परेशान करने का विचार आया, जिसे वह जानता था कि वह भी अमीर है। अगर कोई टकराव होता, चाहे वह अमीर हो या नहीं, तो वह देखेगा कि वे विरोध करने की हिम्मत कैसे करते हैं। अंदर घुसते ही यान फेई ने इधर उधर नजर दौड़ाई और कुछ बेफिक्र नौजवानों के समूह देखे जो अपनी अपनी गतिविधियों में मग्न थे। कुछ ताश खेल रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे और कुछ शराब पी रहे थे। वहां काफी चहल पहल थी। उसने पहले कभी इतनी रात में यह समूह नहीं देखा था। हालांकि इन लोगों के समूह की पहचान के बारे में सोचते हुए यान फेई को तुरंत छोटा महसूस हुआ। जैसे ही यान फेई अंदर आया, अंदर मौजूद सभी लोगों ने उसकी ओर देखा और उसे सावधानी से देखा। यान फेई चौंक गया और भी उदास हो गया। अगर आज उसे इतना अपमान न सहना पड़ा होता तो वह तुरंत पलटकर भाग जाता। इसी समय पास में खड़ा एक युवक मुस्कुराता हुआ आया और पूछा, भाई क्या तुम खो गए हो? किसी को बर्फ तोड़ने की कोशिश करते हुए सुनकर यान फेई ने जल्दी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, बिल्कुल नहीं भाई, मैं यहाँ विशेष रूप से एक छोटे से मामले में आपकी सहायता लेने आया हूँ। यह सुनकर कि काम है, गुंडे की आंखें चमक उठीं और उसने उत्साह से यान फेई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ, तो तुम हम भाइयों का समर्थन करने के लिए यहाँ हो। चलो मैं तुम्हें हमारे बॉस से मिलवाता हूँ। ऐसा कहकर वह यान फेई को बार के अंदर ले गया।
यह देखकर कि यान फेई कोई खतरनाक चरित्र नहीं था, अन्य लोग अपनी पिछली गतिविधियों में वापस चले गए और बार एक बार फिर जीवंत हो गया। यान फेई को बार के अंदर एक बड़े बूथ पर ले जाया गया। उस समय 4 लोग वहां बैठे थे, वेपिंग कर रहे थे और डूडिजू एक ताश का खेल खेल रहे थे। बॉस मुख्य सीट पर बैठा था, बाकी 3 खेल रहे थे और एक देख रहा था। चूंकि उनका खेल अभी भी चल रहा था, इसलिए अधीनस्थ ने बॉस को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वह यानफी के साथ खेल देखने चला गया। एकल से तिहरा उत्तीर्ण। पब फ्यूचर विज्ञापन 2। छोटा जोकर, तुम्हारी हिम्मत है कि तुम मेरे दोनों को जोकर से आगे निकल जाओ। बॉस, क्या आपने नहीं कहा था कि कैसीनो में कोई रिश्तेदार नहीं है? कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन फिर भी एक बॉस है। हाँ हाँ, बॉस सही कह रहे हैं। मैं इसे वापस ले लूंगा। तुमने पिछली बार भी यही कहा था, तुम मुझे लगभग पकड़ ही गए थे। मैं सिद्धांतों पर अड़ा रहता हूं, एक बार आउट हो गया तो आउट हो गया। मेरे 4-3 देखो। डबल्स। बॉस अजय है। तुम फिर हार गए। इसे सौंप दो। इस बार इसे अपनी नाक पर चिपका लो। हाँ, यान फेई को पता चला कि ये खूंखार और डरावने आदमी नोट चिपकाने का खेल खेल रहे थे। अचानक वह काफी हैरान हो गया। बॉस ने अपना सिर उठाकर यान फेई की ओर देखा और कार्डों को फेरते हुए पूछा, तुम क्या चाहते हो बच्चे? बॉस, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक रेस्टोरेंट में उपद्रव मचाने के लिए भेजें। वहां का मालिक लोगों को बुरी तरह धमका रहा है। यान फेई ने तुरंत अपना रुख नीचे कर लिया। कौन सा रेस्तरां? बॉस ने एक और सिगरेट जलाई और सहजता से पूछा। उन्हें ऐसा व्यापार असामान्य नहीं लगा। पास में ही एक जगह है जिसका नाम है बाईवे रेस्तरां, यान फेई ने उत्साहित होकर कहा। वह तांग किंग के निराश चेहरे की कल्पना भी करने लगा। उसके रेस्टोरेंट का कारोबार चौपट हो रहा है, झांग जिन तो जा ही रहा है, और अगर तांग किंग ने लड़ने की हिम्मत की तो ये लोग उसे जरूर सबक सिखाएंगे। हे भगवान, ये तो एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। उसकी योजना एकदम सही थी। खांसी खांसी तुमने कहा था कि यह कहाँ है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। बॉस का गला सिगरेट से घुट गया। यान फेई को कुछ शक नहीं हुआ, धूम्रपान करने वाले का दम घुटना तो स्वाभाविक ही था। इसलिए उसने दोहराया, पास के बाईवेई रेस्टोरेंट में। बॉस ने तुरंत अपनी सिगरेट बुझाई, उत्सुकता से ऊपर देखा और पूछा, तुम उनके बॉस को क्यों परेशान करना चाहते हो? क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत है? और तुम्हारा परिवार क्या करता है? इस पर बॉस के आसपास के सभी अनुयायियों ने यान फेई को अजीब नजरों से देखा, लेकिन उत्साह में डूबे यान फेई ने ध्यान नहीं दिया। अपने पिछले अपमान को याद करते हुए यान फेई ने गुस्से से कहा, मेरे परिवार की एक जूते की फैक्ट्री है। बॉस, इस बार मैं आपको 10,000 दूंगा। रेस्टोरेंट का मालिक तांग किंग बहुत घमंडी और गाली गलौज करने वाला है। उसने अभी अभी मुझ पर हमला भी किया है। मैं उसका धंधा बर्बाद करना चाहता हूं। यान फेई का वर्णन सुनने के बाद उसके आसपास के गुंडों ने यान फेई की आंखों में उपहास भरा भाव देखा। वास्तव में बेचारी यान फेई मदद के लिए तांग किंग के पुराने दोस्त भाई हाओ के पास गई। बेशक जिस क्षण भाई हाओ ने सोचा कि यान फेई तांग किंग को सबक सिखाना चाहता है, वह गुस्से से भड़क उठा। धत तेरी की, एक और मुझे फंसाने आया। पिछली बार जी वेंडोंग ने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की थी, इस बार एक ऐसा व्यक्ति आया जिसका स्पष्ट रूप से कोई समर्थन नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसका मन अपना गुस्सा निकालने का हुआ। आराम करो, आराम करो। भाई हाओ तुरंत उठ खड़ा हुआ और यान फेई को जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। तांग किंग की तरह उसमें जरा भी दया नहीं थी और उसने यान फेई को थप्पड़ों से बेहाल कर दिया। लानत है दोस्तों, तैयार हो जाओ, एक और उपद्रवी मेरे पास आया है। देखो मैं तुम्हें कैसे पीटता हूं, भाई हाओ ने शाप दिया। इतना कहकर उसने यान फेई को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसके आसपास के गुर्गे वही थे जिन्होंने पिछली बार तांग किंग को घेर रखा था। तांग किंग के सामने कांपते हुए अब उन्हें यह सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। वे उस इंसान को कैसे छोड़ सकते थे जो उनसे फिर से पंगा लेने आया था। इसलिए वे आगे बढ़े और यान फेई को मुक्का और लात मारना शुरू कर दिया। मुझे छोड़ दो, मारना बंद करो, यह नरक की तरह चोट पहुंचाता है। आह ओह ओह बड़े भाई, मुझे छोड़ दो। टोन एंड टिंट गोल्डन ब्लूम ब्राइटनिंग फेस सीरम। वीरांगना। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी। कुछ लोगों ने यान फेई को 4-5 मिनट तक मारा, जिससे उनका गुस्सा कुछ हद तक निकला। उन्होंने उसे मार मार कर नहीं मारा, बस उसकी त्वचा पर गंभीर चोटें पहुंचाईं। अगले हफ्ते यान फेई को घूमने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यह निश्चित रूप से यातना देने वाला होगा। बाकी मिनन्स तो ये मजा देखने ही नहीं आए। किसी को पीटने में क्या मजा है? वो तो बस अपना काम करते रहे। पिटाई के बाद एक सेवक ने यान फी की जेब से बटुआ निकाला, सारे पैसे निकाले और भाई हाओ को दे दिए।
लग रहा था कि यह 10,000 से ज्यादा है। भाई हाओ ने इसे गिना, फिर इसे जुए की मेज पर रख दिया जहां वह पहले था और कहा, बच्चे, इन 10,000 को इस बार तुम्हें मारने के लिए श्रम लागत के रूप में समझो, ठीक है? मुझे मुझे कोई समस्या नहीं है। यान फेई अब गैस पास करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे फिर से बेवजह पिटाई का डर था। यह सोचकर कि आज उसे बिना किसी वजह के 2 बार पीटा गया है, उसका सचमुच रोना आ गया। याद रखना, उस रेस्टोरेंट के किसी भी व्यक्ति से दोबारा पंगा मत लेना, वरना तुम मर जाओगे। इन 10,000 से ज्यादा की रकम को देखते हुए मैं तुम्हें यह एक अतिरिक्त सलाह दे रहा हूं। समझे? भाई हाओ नीचे झुके, यान फेई के चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसे चेतावनी दी। हाँ हाँ, अब मेरी हिम्मत नहीं होगी, यान फेई ने झट से हामी भर दी। उसने सोचा कि तांग क्विन ने उसके सामने बड़े भाई को सुरक्षा शुल्क दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। यहां से चले जाओ, भाई हाओ ने व्यंग्य किया और उठ खड़ा हुआ। यान फेई ने यह सुनकर बड़ी राहत महसूस की, तुरंत खड़े हुए और झुककर कहा, ठीक है बड़े भाई, आपने कड़ी मेहनत की है। इतना कहने के बाद यान फेई जल्दी से मुड़ी और चली गई। उसने अभी 2 कदम ही चला था कि उसने भाई हाओ का एक और वाक्य सुना जिसने उसे लगभग डरा दिया। ओह बेवकूफ, यंग मास्टर तांग के साथ उलझने की हिम्मत कर रहा है, मौत को दावत दे रहा है। इसलिए यान फेई ने अपने कदम तेजी से बढ़ाए और वहां से भाग गया। बार से बाहर निकलते समय आमतौर पर सुखद लगने वाले शब्द भाग्य को देखते हुए अब उसे यह प्लेग देवता की तरह कष्टप्रद लगा और उसने फिर कभी इस बार में न आने का निर्णय लिया। युवा मास्टर तांग, यह कोई साधारण उपाधि नहीं है। यह निश्चित रूप से किसी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की है। उसे आखिरकार समझ आ गया कि उसे क्यों पीटा गया। उसने गलत व्यक्ति के साथ पंगा लिया था। जब यान फेई को यह बात पता चली तो वह सचमुच डर गया। उसे दिन में पुलिस की कॉल याद थी और अनजाने में उसने मान लिया था कि सार्वजनिक सुरक्षा भी तांग किंग की मदद कर रही है। बहुत भयानक, बहुत भयावह। यह सोचकर कि तांग किंग ने अंडरवर्ल्ड और अधिकारी दोनों को अपनी जेब में रखा है, यान फेई को अचानक अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। किसी ऐसे व्यक्ति को अपमानित करना जो दोनों तरफ से सीधा चल सकता है, उसे लगा कि अभी पीछे मुड़कर देखने पर वह पागल हो गया होगा। नहीं, वह उस रेस्टोरेंट में दोबारा बिल्कुल नहीं जाएगा, न ही झांग जिंग से पंगा लेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो भले ही तांग किंग ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, वह खुद ही हालात बिगाड़ चुका होगा। अगर तांग किंग ने सचमुच कोई कदम उठाया तो वह बिल्कुल लाचार हो जाएगा। वह नहीं चाहता था कि उसे विक्षिप्त या अपराधी करार दिया जाए। अध्याय 144 अध्याय 130 डार्क वेब बोट के लिए अनुरोध। एक झो ली ने तुरंत कार्रवाई की और अगले दिन दोपहर को तांग किंग को फोन करके बताया कि सौदा हो गया है। रात भर विचार विमर्श के बाद यान गुआंगटिंग 45 लाख युआन में जूता फैक्ट्री बेचने के लिए राजी हो गए। उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि यान फेई के चाचा को फैक्ट्री में नौकरी पर रखा जाए और प्रबंधन के बाकी सदस्यों को भी, बशर्ते कोई समस्या न हो, वहीं रखा जाए। कल दोपहर जब यान फेई अस्पताल लौटा तो हालांकि उसके शरीर के बाकी हिस्सों में दर्द हो रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से उसने अपना सिर ढक रखा था, इसलिए उसे सिर्फ 2 थप्पड़ ही लगे। इसलिए उसका चेहरा बस थोड़ा सूजा हुआ था। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने उसे कुछ सूजनरोधी और दर्द निवारक दवाएं दी। डॉक्टर के क्लिनिक से दर्द निवारक दवाइयां लेने के बाद यान फेई अपने पिता के वार्ड में लौट आया। जल्दी वापस आने और चेहरे पर असामान्यता के कारण उसने उन्हें धोखा देने के लिए यूं ही एक बहाना बना लिया। उसने यान गुआंगटिंग को ऐसी रोमांचक घटनाओं के बारे में बताने की हिम्मत नहीं की। अपने पिता की हालत को देखते हुए उसे इस बात का डर नहीं था कि झोली उसकी पोल खोल देगा। हालांकि यान गुआंगटिंग को एहसास हुआ कि उसका बेटा झूठ बोल रहा है, उसने आगे कुछ नहीं पूछा। आखिरकार उसके बेटे ने बचपन से अनगिनत झूठ बोले थे और उससे पूछने पर और भी झूठ ही निकलेगा। यान गुआंगटिंग ने इंतजार करने और झोली से पूछने का फैसला किया। अगर यह कोई और दिन होता और उसके पिता जूते की फैक्ट्री बेच रहे होते तो यान फेई जरूर हंगामा मचा देता। सबसे पहले फैक्ट्री में उसका रुतबा खत्म हो जाता और वह लड़कियों के सामने अपनी शान शौकत नहीं दिखा पाता, न ही उसे लाभ मिलते। दूसरे, अगर उसके पिता फैक्ट्री बेच देते तो यान फेई को फैक्ट्री की पूरी संपत्ति विरासत में नहीं मिलती। आखिरकार अगर सारी संपत्ति नकदी में बदल दी जाती तो वे घर पर अपनी आय का स्रोत खो देते। उसके पिता में न तो दोबारा कारोबार शुरू करने की हिम्मत है और न ही इरादा। इस तरह अगले 10 या उससे भी ज्यादा सालों में फैक्ट्री के मुनाफे के करोड़ों अरबों डॉलर गवा बैठेंगे। वह बस उस नकदी पर तब तक गुजारा करेगा जब तक वह खत्म न हो जाए। लेकिन जब उसे पता चला कि झो ली जूते की फैक्ट्री खरीदने के लिए तांग किंग से पैसे उधार ले रहा है तो उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। यह देखते हुए कि तांग किंग को इस बारे में पता था और उसने आर्थिक मदद भी की थी, यह स्पष्ट था कि वह सौदा पक्का करने के लिए दृढ़ था। अगर तांग किंग को बाद में पता चला कि उसने इस अधिग्रहण को रोकने की कोशिश की थी तो यान फेई घबरा जाएगा।
उसे किंगयान शहर में तांग किंग का वैध और अवैध दोनों तरह के कारोबार का अनुभव याद आ गया। यान फेई ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, उसने कीमत पर मोलभाव भी नहीं किया। वह जानता था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह तांग किंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इस प्रकार यान गुआंगटिंग ने यान फेई के कारण जो एक उथल पुथल भरा अधिग्रहण होने का अनुमान लगाया था, वह एक सुचारू प्रक्रिया बन गई। यहां तक कि झो ली, जो किनारे से देख रहा था, यान फेई की इस आज्ञाकारिता पर हैरान था। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, यह मानकर कि यान फेई तांग किंग के डर से आज्ञाकारी थी। तो अगली सुबह डू जियाओ ने कंपनी से किसी को हस्ताक्षरित नामों वाला अनुबंध लाने के लिए कहा। धनराशि पहले ही भर दी गई थी और बाकी सारी जानकारी डू जियाओ और उनकी टीम को भरने के लिए छोड़ दी गई थी। जब वे अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे और झो ली के खाते के बारे में संदेश भेज दिया जाएगा, तब वह उनके खाते में धनराशि स्थानांतरित कर सकेगा। कुमा शुद्ध पूर्णता, एक हाथमुक्त बॉस होने का एहसास अद्भुत है। अगले कुछ दिनों तक तांग क्विंग अपने स्कूल के कार्यक्रम में व्यस्त रहा। जाहिर है 1 फरवरी को लियू कियान के 30 करोड़ युआन के फंड ट्रांसफर की तैयारी के साथ साथ उसे खाता खोलने के काम भी निपटाने थे। योजना सरल है। आखिरकार वह कोई सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ या कोडिंग मास्टर नहीं है। उसे सबसे सरल तरीका चुनना था। किसी अनियंत्रित इंटरनेट कैफे में दूसरे व्यक्ति से संपर्क करें। अपने पिछले जीवन में वह एक डार्क वेब साइट पर अचानक पहुंच गया, या यूं कहें कि डार्क वेब की एक अपेक्षाकृत उथली परत। यह डार्क वेबसाइट सीधे तौर पर व्यावसायिक कार्यों से जुड़ी नहीं थी, यह बस एक सूचना रिले स्टेशन थी, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक एकीकृत इंटरफेस। इसका स्वामित्व किसी विशेष कंपनी के पास नहीं था, बल्कि यह एक सहयोगात्मक प्रयास था जिसे सभी ताकतों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य ग्राहकों की पहुंच को आसान बनाना था। ऐसी कई और साइटें थीं, दर्जनों, और तांग किंग को केवल एक के बारे में ही पता था। इन साइटों का मुख्य व्यवसाय सीमा पार मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करना था, जो कई छोटे और बड़े विदेशी मनी लॉन्ड्रिंग सेवा प्रदाताओं को आकर्षित करती थीं। प्रत्येक के अपने अपने कार्य थे और एक शिथिल संरचित समिति आंतरिक सदस्यों की जानकारी को अद्यतन करती थी। चूंकि हमेशा कुछ बदकिस्मत लोग गिरफ्तार होते रहते थे, अप्रत्याशित रूप से मर जाते थे, अपने अधीनस्थों द्वारा अपदस्थ कर दिए जाते थे इत्यादि, इसलिए ये प्लेटफॉर्म एक साधारण सेवा प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करते थे। स्वाभाविक रूप से साइट पर ऐसी कंपनियां थीं जो विशेष रूप से खाता खोलने का काम संभालती थीं। साइट पर सेवा प्रदाता केवल करोड़ों डॉलर या उससे ज्यादा की ट्रांसफर सेवाएं ही देते थे और कठिनाई के स्तर के अनुसार भारी कमीशन लेते थे। हालांकि खाते बनाने पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। उनके काम सरल थे और विकेंद्रीकृत नहीं थे। इसके बजाय वे संसाधनों को साझा करते थे। उदाहरण के लिए, अगर आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी बैंक में खाता खोलना हो और किसी अफ्रीकी देश में दूसरा खाता, तो आपको हर जगह सेवा प्रदाताओं की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। उनके पास एक ग्राहक सेवा प्रणाली थी जहां आप बस अपनी जरूरतें बताते थे और वे दोनों तरफ से ऑर्डर देते थे और फिर आपको आपकी जरूरत की चीजें देते थे। यह वन स्टॉप सेवा अत्यधिक उपयोगकर्ता अनुकूल थी। शुक्रवार सुबह तांग क्विंग ने एक छोटी छुट्टी ली और एक इंटरनेट कैफे की ओर चल पड़ा, जिसका उसने काफी समय तक सर्वेक्षण किया था। अनावश्यक ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए तांग किंग स्वाभाविक रूप से भेष बदलकर आया था। उसने टोपी और मुखौटा पहना हुआ था। उसने धूप का चश्मा नहीं पहना था क्योंकि वह अनावश्यक तमाशा नहीं करना चाहता था और उसे भगोड़ा नहीं समझा जाना चाहिए था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह इंटरनेट कैफे ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें सिर्फ 30 के आसपास कंप्यूटर थे। हालांकि टैंग क्विंग स्कूल में था, लेकिन दूसरे छात्रों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं, इसलिए वहां ज्यादातर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के बच्चे ही थे। जगह देखकर जब उसे पता चला कि वहां 7-8 कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, तो टैंग क्विंग काउंटर के पास गया और भारी आवाज में बोला, बॉस, मैं 2 घंटे के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना चाहता हूं। टीवी पर जिस तरह से चीजें दिखाई जा रही थीं, उसके कारण वह बहुत ज्यादा सतर्क था। स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करना जरूरी था, है ना? कुल 4 युआन हैं। मोटे मालिक ने अपना सिर उठाया, नकाब पहने तांग किंग की ओर देखा और बेपरवाही से जवाब दिया, यह मानते हुए कि तांग किंग को शायद सर्दी हो गई है, जैसा कि सर्दियों में कई लोगों को होता है। इस समय तांग किंग ने देखा कि वे पेय भी बेचते हैं और कहा, बॉस, मुझे एक ठंडा पेप्सी कोला लाओ। यह आदत उसे पिछले जन्म में पड़ गई थी। जब भी वह इंटरनेट कैफे जाता तो हमेशा एक बोतल ड्रिंक जरूर खरीदता, खासकर ठंडी कोला। यह दूसरे कोल्ड ड्रिंक्स के मुकाबले कहीं ज्यादा ताजगी देने वाली होती थी। कुल मिलाकर 7 युआन होंगे। आपका कंप्यूटर 27 नंबर का है, मोटे दुकानदार ने कहा। भुगतान करने के बाद तांग किंग अपना कोला लेकर अपनी सीट पर चला गया। यह भविष्य जैसा नहीं था जहां आप कार्ड या आईडी लगाकर इंटरनेट सर्फ कर सकते थे। रिसेप्शन पर बैठे लोग अपने मुख्य कंप्यूटर से ही सब कुछ नियंत्रित करते थे। कैफे में काफी भीड़ थी, यहां तक कि खड़े होने की जगह भी खचाखच भरी हुई थी।
यह तो अपेक्षित ही था, क्योंकि अभी चीनी नववर्ष शुरू नहीं हुआ था। बिगड़ैल बच्चों के पास खर्च करने के लिए थोड़े पैसे बचे थे, फिर भी वे मौजमस्ती करना चाहते थे। इसलिए वे बस दूसरों को खेलते हुए देख रहे थे, यह सामान्य बात थी। हालांकि आसपास बहुत सारे लोग थे, फिर भी तांग क्विन को इस बात की चिंता नहीं थी कि कहीं पता न चल जाए। आखिरकार ये प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अभी भी अरबी वर्णमाला सीख रहे थे, उनसे अंग्रेजी वेबसाइटें समझने की उम्मीद करना तो दूर की बात है। यह तो बेतुका होगा। जब तांग किंग अपनी सीट पर पहुंचे तो उन्होंने कंप्यूटर चालू कर दिया। उसने ठंडी कोला की बोतल खोली और मास्क के अंदर से एक बड़ा घूंट लिया। आधी बोतल नीचे चली गई। बस एक ही शब्द था, ताजगी भरा। कंप्यूटर के बूट होने का इंतजार करते हुए तांग किंग ने इधर उधर देखा। उसके दोनों ओर 12-13 साल के दो बिगड़ैल बच्चे अपने खेल में मग्न थे। कुछ और बच्चे उनके पीछे खड़े होकर देख रहे थे और इस नजारे का आनंद ले रहे थे। जल्दी करो पुजारी जी, मुझे ठीक करो। वर्मा महायाजक मुझे घुटन दे रहे हैं। इस पर जादूगर, थोड़ी आग फेंको, वहां कोई आग नहीं है। रुको, धिक्कार है। कई वर्मा गार्ड मेरा पीछा कर रहे हैं। पहले मुझे उन्हें मारने दो। जादूगर की सेहत बहुत कमजोर है। धिक्कार है, कोई बदमाश हमारे राक्षसों को चुराने की कोशिश कर रहा है। पहले उसे मार डालो। अरे यार, ये तो लॉयल्टी गैंग का आदमी है। तुम बस इंतजार करो, हमारी लीग ऑफ जस्टिस कल सैंड सिटी पर कब्जा कर लेगी। बिल्कुल। अरे बाप रे, मैं ध्यान नहीं दे रहा था और मेरे ब्लड ड्रिंक का टिकाऊपन लगभग खत्म हो गया है। अरे जरा रुको, मुझे बोन जेड पर स्विच करने दो। अपने बगल में बच्चों को खेलते देख तांग किंग धीरे से हंसा। उसे नहीं लगता था कि बच्चों का खेल खेलना कोई बुरी बात है। वह खेल खेलने के खिलाफ नहीं था, बल्कि वह उन लोगों के नकारात्मक रवैये का विरोध करता था जो मेहनत से कतराते थे और दूसरों को गुमराह करते थे। हर किसी को एक यादगार बचपन का हक है। आप चाहे जो भी करें, अगर वह कोई अपराध नहीं है और बाद में याद करके आपको मुस्कुराहट आती है तो वह सही है। अगर किसी व्यक्ति के पास बचपन में पढ़ाई की सिर्फ यादें हैं तो बड़े होने पर उसे कैसा लगेगा? अपने भविष्य के सामाजिक जीवन में उनमें हीन भावना भी विकसित हो सकती है। भले ही कुछ बड़े बड़े उद्योगपति और उच्च पदस्थ अधिकारी अपने बच्चों को कड़ी शिक्षा देते हों, लेकिन यह मत भूलिए कि उन्हें दुनिया भर में घूमने और विभिन्न समारोहों, संगीत समारोहों, प्रतियोगिताओं आदि में भाग लेने के भरपूर अवसर मिलते हैं। वे कभी बोर नहीं होते। कंप्यूटर तैयार था। हालांकि यह धंधा खुद गैरकानूनी था, फिर भी दूसरे देशों के बड़े लोगों से रिश्तों की वजह से यह बदस्तूर चलता रहा। यह वेबसाइट के इतिहास में दर्ज एक सच्चाई है, वरना तांग किंग ने यहां आने के बारे में सोचा भी नहीं होता। उनकी दुस्साहस सीधे शब्दों में कहें तो बेहद शर्मनाक था और उनके पास इतनी बेशर्मी दिखाने का जरिया भी है। तांग क्विंग ने सबसे पहले एक ओपन सोर्स अनाम वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। आम ब्राउजर इस साइट तक नहीं पहुंच सकते थे। हालांकि यह सॉफ्टवेयर गुमनाम होने का दावा करता था और इसका उपयोगकर्ता आधार बहुत बड़ा था, फिर भी तांग क्विंग को इस पर पूरा भरोसा नहीं था। इसीलिए वह इस संदिग्ध इंटरनेट कैफे में आया था। ब्राउजर इंस्टॉल हो जाने के बाद तांग क्विंग तुरंत साइट पर पहुंच गया। साइट का पुनर्निर्देशन पृष्ठ बहुत सरल था, केवल एक बड़ा स्वागत और एक ज्वाइन इन बटन प्रदर्शित था। अरे कितना आलसी हो! तांग किंग शिकायत करने से खुद को रोक नहीं पाया। इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी पिछली जिंदगी में था। इतने सालों में जरा भी बदलाव नहीं आया था। कितनी पुरानी यादें ताजा हो सकती हैं, उसने सोचा। पूरी वेबसाइट केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी। तांग किंग ने पहले इस साइट का इस्तेमाल बस कुछ ही बार किया था और उसे सिर्फ श्रेणियों की जानकारी थी। उसे अंदर की बारीकियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उसे इन लोगों से संपर्क करने का कोई काम नहीं था। वे मिलनसार नहीं थे और अगर वह उनसे बेवजह सवाल पूछता तो वे पलटवार कर सकते थे। हालांकि संभावना कम थी, फिर भी वह यह जोखिम नहीं उठा सकता था। इस साइट पर आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही ग्राहक सेवा ढूंढनी है और अपनी जरूरत बतानी है। तांग किंग ने अकाउंट्स श्रेणी पर क्लिक किया और उसे कुछ ऐसा मिला जिसे संभवतः ग्राहक सेवा बटन कहा जा सकता है। ऐसा लगा जैसे वह ताओबाओ पर खरीदारी कर रही हो। इसके बाद तांग किंग ने ग्राहक सेवा के लिए संवाद बॉक्स खोला। खैर, वो था एक और बेवकूफ डायलॉग बॉक्स जो ब्लैक एंड व्हाइट टाइपिंग इंटरफेस वाला कमांड प्रॉम्प्ट जैसा दिखता था। उनकी पुरानी यादों की वाकई कोई सीमा नहीं थी। अध्याय 145, अध्याय 131, पूंजी ट्रैकिंग, वोट मांगना। एक बदसूरत काले और सफेद संवाद बॉक्स में पहला वाक्य स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न किया गया था। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? इस लेनदेन की तैयारी में तांग किंग ने कुछ दिन पहले ही जानबूझकर वित्तीय अंग्रेजी शब्दावली का अध्ययन किया था, साथ ही विदेशों से कुछ वित्तीय समाचार भी पढ़े थे। अगर ऐसा नहीं किया गया
तो आगे की बातचीत शायद समस्याग्रस्त हो जाएगी। अनुवादक पर निर्भर रहना बहुत शर्मनाक होगा। अंग्रेजी में तांग क्विन ने टाइप किया, मुझे अमेरिका और जर्मनी दोनों में कुछ गुमनाम बैंक खातों की जरूरत है जिनसे उनके बीच असीमित मुफ्त ट्रांसफर हो सके। मेरे पास बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं जिन्हें यूरो में बदलना है। ऐसे अनुरोध के लिए स्वाभाविक रूप से इसके इच्छित उपयोग का स्पष्ट विवरण आवश्यक है। आखिरकार बैंक खाते कई प्रकार के होते हैं जिनमें से कई के बारे में जनता को जानकारी ही नहीं होती। टांग किंग ने सोचा, अगर अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण विनिमय राशि या विनिमय के प्रकारों पर प्रतिबंध होंगे तो इससे मुझे ही परेशानी होगी। इसके अलावा दोनों पक्षों को पहले से ही पता था कि ऐसी गतिविधियां होंगी। टांग किंग ने पहले भी सिस्टम से यूरो खाते से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछा था। सिस्टम ने उन्हें बताया कि किसी भी यूरोजोन देश के बैंक में खाता इस सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। जर्मनी को चुनने का कारण यह है कि जर्मनी का फ्रैंकफर्ट दुनिया के प्रमुख मुक्त विदेशी मुद्रा बाजारों में से एक है। इसके बैंक आकार और ताकत दोनों में अच्छे हैं और अमेरिकी डॉलर के उतार चढ़ाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं कि आपके पास अमेरिकी धरती पर बड़ी मात्रा में अमेरिकी डॉलर हैं जिन्हें आपको सीमापार प्रत्यक्ष हस्तांतरण का उपयोग करके जर्मन यूरो में परिवर्तित करना है। राशि, मुद्रा प्रकार, इनबाउंड और आउटबाउंड हस्तांतरण के संबंध में कोई सीमा नहीं है। क्या यह सही है? दूसरे पक्ष ने टाइप किया। पाठ को 2 बार पढ़ने और दूसरे पक्ष की सटीक समझ की पुष्टि करने के बाद टांग किंग ने टाइप किया, हाँ। कोई बात नहीं। क्या आप एक ही बैंक इनबाउंड और आउटबाउंड का उपयोग करना चाहते हैं या अलग अलग बैंकों का? कुछ देर बाद दूसरे पक्ष ने पूछा। अलग अलग बैंक। हालांकि दोनों बैंकों का अत्यधिक सक्षम होना जरूरी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दूसरा पक्ष मेरे ट्रांसफर को निपटाने में असमर्थ हो जाए। टांग किंग ने जवाब दिया। वह अलग अलग बैंकों का इस्तेमाल करना पसंद करेंगे क्योंकि उनका मानना था कि एक ही बैंक का इस्तेमाल करने से विस्तृत जांच की संभावना बढ़ सकती है। यूरोप, खासकर जर्मनी में सिटी बैंक की एक शाखा की स्थिति जहां हस्तांतरित धनराशि अमेरिकी खाते में जमा की जा रही थी, कोई समस्या पेश नहीं करती। इसके बावजूद जब लेन देन की मात्रा इतनी स्पष्ट हो गई कि जांच की आवश्यकता पड़ी तो सटीक जांच की संभावना अधिक थी। इसके विपरीत विभिन्न बैंकों ने कम से कम इसके लिए किसी न किसी प्रकार की बाधा तो पेश की। निश्चिंत रहें, इस साइट की प्रतिष्ठा यह सुनिश्चित करती है कि आपके पास विनिमय के लिए पैसे की कमी नहीं होगी। ये खाते विशेष ट्रेडिंग खाते हैं और सभी प्रमुख बैंक इनका सहबीमा करते हैं। खाते में धनराशि ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे के भीतर पहुंच जानी चाहिए और हम पूरे साल 24 घंटे सेवा प्रदान करते हैं। प्रत्येक खाते की कीमत $10,000 है जिसकी अवधि 3 वर्ष है। 3 साल बाद खाते स्वचालित रूप से जबरन बंद कर दिए जाएंगे। आपको पहले ही खाते में जमा धनराशि स्थानांतरित करनी होगी, अन्यथा हम और बैंक किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस प्रकार के खाते में या उससे प्रत्येक लेन देन कम से कम $1 मिलियन का होना चाहिए। दोनों बैंक विनिमय दर जोखिमों की भरपाई के लिए प्रत्येक लेन देन पर 0.005% का सेवा शुल्क काटेंगे। सेवा शुल्क सीधे हस्तांतरित धनराशि से लिया जाएगा। आपको दोनों देशों के कितने खातों की आवश्यकता है? पाठ को 2 बार पढ़ने के बाद टांग किंग इस नतीजे पर पहुंचा कि सेवा शुल्क ज्यादा नहीं था। एक लेन देन पर सिर्फ 0.01% का खर्च आएगा, जो उसकी पिछली गणना से कम था। जाहिर है ये सचमुच विशेष खाते थे। $10 लाख से कम के लेन देन में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसे खातों के बारे में कभी नहीं सुना था। कुल मिलाकर वह काफी संतुष्ट था। हालांकि उसकी मौजूदा बचत कम पड़ गई। झो ली को $45 लाख देने के बाद टांग किंग के पास सिर्फ $7 लाख से थोड़ा ज्यादा बचा था, जो $1 लाख की भरपाई के लिए भी काफी नहीं था। हालांकि वह कर्ज ले सकता था, लेकिन हो सके तो वह कर्ज लेने से बचना चाहता था। इसलिए उसने पहले पूछने का फैसला किया और टाइप किया। दोनों देशों के लिए अलग अलग बैंकों से 100 खाते तैयार करें, जिनमें हर तरफ 5 से 10 बैंक हों। मैं पहले $50,000 जमा करूंगा 2 फरवरी को। ठीक इसी समय आप मुझे एक बार में सारी रकम दे दें और मैं बाकी रकम दे दूंगा। कैसा रहेगा? 20 सेकंड के भीतर ही उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ सर, यह संभव है। यह अमेरिका के सिटी बैंक का खाता है। आप भुगतान कब करना चाहेंगे? दूसरे पक्ष की सहमति देखकर टांग किंग ने राहत की सांस ली। अगर वे पहले भुगतान पर अड़े रहे तो उसे इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा, अब बस कुछ मिनट रुको। एंटर दबाने के बाद टांग क्विन ने तुरंत सिस्टम से उस खाते में $50,000 ट्रांसफर करवा दिए। बेशक टांग क्विन घरेलू खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि उसमें पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। नहीं वह सिस्टम का इस्तेमाल करके सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकता था। हर बार जब उसे याद आता कि सिस्टम में ऐसा करने की क्षमता है, लेकिन फिर भी वह गैरकार्य ग्राहकों को सीधे पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा नहीं देता, तो टांग क्विन अवाक रह जाता। हर बार जब वह पूछता कि ऐसा क्यों है, तो सिस्टम कोई ठोस जवाब नहीं देता। यह सचमुच बहुत हास्यास्पद है।
इसलिए वह केवल मूर्खतापूर्ण तरीका ही चुन सकता था। खाते की समस्या का समाधान अपेक्षाकृत आसान था। कई कारणों से दुनिया भर में बैंक खातों की जानकारी हमेशा सार्वजनिक हो जाती है। सिस्टम को लिंक करने के लिए बस खाते और पासवर्ड की जरूरत होती है। कुछ दिन पहले टैन क्विन ने एक खोज की और कई अमेरिकी खाते पाए, 7 या 8 को लिंक करने की कोशिश की, लेकिन एक सफल रहा। यह समझ में आता है क्योंकि यह सार्वजनिक खातों को अपना पासवर्ड बदलने से नहीं रोकता। $50,000 ट्रांसफर हो गए हैं, कृपया जांच लें, टांग किंग ने ट्रांसफर के बाद कहा। उसे नहीं लगता कि स्थानीय खातों की तरह उनके खातों में भी देरी हो सकती है। उनके खातों में रियल टाइम ट्रांजैक्शन की सुविधा होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। जैसी कि उम्मीद थी, आधे मिनट से भी कम समय में दूसरे पक्ष ने जवाब दे दिया, संभवतः टाइपिंग के समय को भी ध्यान में रखते हुए। वाह, हमें $50,000 मिल गए हैं। हम जल्द से जल्द खाता जानकारी तैयार कर लेंगे। यह आपका ऑर्डर नंबर है, कृपया इसे याद रखें या सुरक्षित रखें। समय आने पर कृपया यूजर इंटरफेस में नंबर डालें, फिर हम ऑर्डर प्रोसेस करेंगे। फिर दूसरे पक्ष ने 6 मिश्रित अक्षरों और संख्याओं वाला एक कोड भेजा। टांग किंग ने उसे 3 बार देखा, फिर उसे अच्छी तरह याद कर लिया। यह देखकर कि और कुछ नहीं है, टांग किंग ने नए साल का स्वागत करने से मना कर दिया और जल्दी से वहां से चला गया। ऐसे लोगों से बात करने से उसे खतरा महसूस हो रहा था। ये लोग सामान्य दुनिया के नीचे छिपी बड़ी मछलियां थे, जो वैश्विक स्तर पर पैसे के साथ खेलते थे। उनमें से कोई भी सादा और सरल नहीं था। ठीक है, मैं अब लॉग ऑफ कर रहा हूं, इस समय लेनदेन कर रहा हूं, दूसरे दिन टांग क्विन ने टाइप किया। समझ गया, हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ब्राउजर बंद करने के बाद टांग क्विन ने देखा कि उसके पास 1 घंटे से ज्यादा समय बचा है। वह ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता था, इसलिए कंप्यूटर को दोबारा चालू करके उसने स्टेशन पास के एक हाई स्कूल के छात्र को दे दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह छात्र उसके सबसे पास था, जिससे आसपास के प्राथमिक स्कूल के छात्र ईर्ष्या से देखने लगे। इंटरनेट कैफे से निकलकर टांग क्विन धीरे धीरे स्कूल की कक्षा में वापस चला गया। हालांकि स्कूल नीरस और उबाऊ था, फिर भी एक ऐसी जगह होना जहां वह शांति से बैठ सके उसे काफी सुकून दे रहा था। वह इन पलों को संजोकर रखता था क्योंकि ये भविष्य के लिए अनगिनत यादें समेटे हुए थे। अब उसे यहां से भागने की वो इच्छा नहीं थी जैसी पिछले जन्म में होती थी। वह बस धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता था, काश समय और भी धीरे चलता। जीवन इतना छोटा है, फिर मृत्यु की ओर इतनी जल्दी क्यों? अफ्रीका। किसी देश की राजधानी से 20 किलोमीटर दक्षिण में सैकड़ों एकड़ में फैली एक विशाल जागीर थी। इस समय गहरी रात में चमकदार रोशनी ने पूरे परिसर को रोशन कर दिया। जागीर में बंदूकों से लैस अंगरक्षक लगातार गश्त करते रहते थे, जिनमें अश्वेत और श्वेत दोनों तरह के लोग शामिल थे। कभी कभी शिकारी कुत्तों के साथ निगरानी दल भी वहां से गुजरते थे। सुरक्षा का स्तर बेहद ऊंचा था, जो साफ तौर पर किसी महत्वपूर्ण चीज की सुरक्षा का संकेत देता था। जागीर के बाहरी क्षेत्र को कांटेदार तारों से घेर दिया गया था तथा 100 से अधिक कैमरों से आसपास के वातावरण की पूर्णतः निगरानी की गई थी। किसी को भी यह पता नहीं था कि जागीर के नीचे एक विशाल भूमिगत स्थान मौजूद है। जमीन के ऊपर भोर होने के बावजूद कई दर्जन लोग भूमिगत जगह में व्यस्त थे। सैकड़ों खाली जगहों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रोटरी शिफ्ट सिस्टम पर काम कर रहे हों। हर व्यक्ति के सामने एक उच्च प्रदर्शन वाला कंप्यूटर था, कोई न कोई कॉल कर रहा था या समय समय पर कुछ खोजबीन कर रहा था। जैसे ही टांग क्विन ने चैट बंद की, टांग क्विन के साथ काम कर रहा श्वेत ग्राहक सेवा एजेंट पास में मौजूद एक डेटा ऑपरेटर की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आपने ग्राहक के विवरण स्पष्ट कर दिए हैं? पास में खड़े श्वेत डाटा ऑपरेटर ने अपने हेडफोन उतारकर भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, कोई सुराग नहीं मिला। यह धनराशि मेलॉन बैंक के एक खाते से ट्रांसफर हुई है, जो टेक्सास के क्रूज नाम के एक आम आदमी का है। वह 21 साल का है, हाई स्कूल की डिग्री रखता है और फिलहाल एक बेकरी में काम करता है। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हमारी खोज के अनुसार यह खाता पहले 63 वेबसाइटों पर दिखाई दे चुका है। यह एक सार्वजनिक खाता है, लेकिन इसके सार्वजनिक होने का कारण अज्ञात है। इस खाते से अभी कुछ ही देर पहले $50,000 का ट्रांसफर हुआ है। हमारे मानक ट्रैकिंग सिस्टम को इन पैसों का सही स्रोत नहीं मिला है। इसके अलावा यह व्यक्ति बहुत तेजी से पैसे ट्रांसफर करता है। हर लेनदेन केवल कुछ मिलीसेकंड के लिए रुकता है, जो साफ तौर पर एक खास मनी ट्रांसफर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का संकेत है। इस व्यक्ति ने एक ओपन सोर्स अनाम ब्राउजर का भी इस्तेमाल किया है, इसलिए जब तक हम ब्राउजर के डिजाइनर से उपयोगकर्ता का लोकेशन खरीदने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं डालते, तब तक उसका लोकेशन जल्द ही नहीं मिल सकता। क्या हमें दूसरी बार सर्च के लिए आवेदन करना चाहिए? टीम लीडर। टीम लीडर की भूमिका आंतरिक रूप से या कार्यालय पदानुक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती, क्योंकि टीम में केवल एक ही अन्य सदस्य होता है।
एक व्यवसाय का ध्यान रखता है, दूसरा तकनीकी पहलुओं का, और व्यवसाय का महत्व थोड़ा ज्यादा होता है। ग्राहक सेवा एजेंट की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी, हालांकि उसके टीम लीडर का प्राधिकरण स्तर इतना ऊंचा नहीं था कि वह सीधा ऑर्डर दे सके। यह अधिकार केवल उस जगह के प्रमुख के पास ही था, और यह डेटाबेस बैकअप की एक सामान्य प्रक्रिया थी। ग्राहक का पता ढूंढना जरूरी नहीं था। छोड़ो इसे इसे रोजमर्रा का काम समझते हैं, इतना ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। छोटे को ऑर्डर दो। समझा। अध्याय 146 अध्याय 132 मध्यस्थता शुरू। वोटों की मांग। एक। बेशक इंटरनेट कैफे छोड़ने वाले तांग किंग को यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति उसके पैसों के स्रोत का पता लगा रहा होगा। अगर उसे पता भी होता तो भी वह कुछ नहीं कर सकता था। यह पैसा कमाने का धंधा लगभग एक अप्रत्याशित लाभ था और वह इसे यूं ही नहीं रोक सकता था। इसके अलावा वह खुद भी बिल्कुल सीधे रास्ते पर नहीं था। वह बाकियों से नियमों के अनुसार काम करने की उम्मीद तो नहीं कर सकता था, है ना? यह तो दिमागी तौर पर मृतप्राय होगा। अगले कुछ दिनों तक तांग किंग हमेशा की तरह स्कूल जाता रहा, पाठ्येतर किताबें पढ़ता रहा और कभी कभी दिवास्वप्न देखता रहा। शिक्षकों ने उस पर पूरी तरह से भरोसा छोड़ दिया था जब तक वह कक्षा में व्यवधान नहीं डालता था। अगर वह गणित की कक्षा में कोई चीनी किताब भी पढ़ता तो शिक्षक उसे दयालुता से देखते, लगभग उसे एक कप चाय पिलाते। वांग यान और ली काई तांग किंग से आगे निकलने के लिए कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। रविवार को तांग किंग लिन जियाक्स्यू के घर गई। इस बार दोनों छोटे चचेरे भाई बहनों ने जाने की जिद नहीं की क्योंकि वे दोनों छुट्टियों पर थे और उन्हें सर्दियों की छुट्टियों का ढेर सारा होमवर्क करना था। उनकी मौसी की स्कूल की छुट्टियां जल्दी शुरू हो जाती थीं, इसलिए वह दोनों चचेरे भाइयों से रोज अपना होमवर्क करवाती थीं ताकि चीनी नव वर्ष से पहले सारा होमवर्क पूरा हो जाए और वे अपनी छुट्टियों का आनंद ले सकें। सौभाग्य से दो छोटे चचेरे भाई नहीं गए, अन्यथा वह लिन जियाक्स्यू के साथ चुंबन का खेल नहीं खेल पाता। तांग किंग के लगातार अनुरोध पर उन्होंने बिना छुए आधे घंटे तक एक औपचारिक गीला चुंबन किया। अंत में लिन जियाक्स्यू को उसे दूर धकेलना पड़ा क्योंकि उसका मुंह थोड़ा सूज गया था। दूसरी ओर तांग किंग का लोहे जैसा मुंह बिल्कुल ठीक था। चुंबन के बाद लिन जियाक्स्यू के थोड़े लाल होठों को देखकर तांग किंग को थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। फिर उसने सुना कि लार सूजन को कम कर सकती है और दृढ़ता से उसे फिर से चूमा। उन्होंने पूरा दिन लिन जियाक्स्यू के घर पर लुई को अभिनीत द कॉन्डोर हीरोज का संस्करण देखते हुए बिताया। यह स्थानीय टीवी स्टेशन का सप्ताहांत का बड़ा गिवअवे था, 10 एपिसोड का एक चलता फिरता प्रसारण। और यह क्लासिक वाकई एक क्लासिक था। तांग किंग ने द कॉन्डोर हीरोज का यह संस्करण पहले भी कई बार देखा था, लेकिन फिर भी उसे यह दिलचस्प लगा। पेशेवर अभिनेताओं के इस समूह का अभिनय कौशल बेजोड़ था, जो बाद की पीढ़ियों के युवा अभिनेताओं से कहीं बेहतर था। बेशक तांग किंग को इन युवाओं में कोई बुराई नहीं लगी, बस उन्हें लगा कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। उनकी बनाई फिल्में देखना असहनीय था। जब वे रोते थे तो उनके आंसू निकल आते थे, लेकिन उनकी मनमोहक हंसी और पेशेवर पोज बेहद मजेदार थे। उनके भावुक दृश्य पूरी तरह से बेकार थे और जब वे घायल होते थे तो ऐसा लगता था जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। हालांकि सभी युवा ऐसे नहीं थे, लेकिन बाद की पीढ़ियों में युवाओं के प्रति आकर्षण बढ़ने से पूरे मनोरंजन उद्योग की हालत और बिगड़ गई। सचिव दा कांग की फिल्में देखना अधिक आनंददायक था। यह देखते हुए कि इन द नेम ऑफ द पीपल में किया गया निवेश इन युवाओं में से किसी एक की तनख्वाह से भी कम था, तांग किंग को लगा कि उनके बाद की पीढ़ी के देश का मनोरंजन जगत इन मनोरंजन कंपनियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। क्योंकि सितारों की तनख्वाह सिर्फ युवा ही तय नहीं करते थे, वे उनके एजेंट और मनोरंजन कंपनियां तय करती थीं और युवाओं को जनता की आलोचना का शिकार होना पड़ता था। धिक्कार है, ये बेईमान व्यापारी सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। एक बार जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं उन फिल्मों में भारी निवेश करूंगा जिनमें असली अभिनय कौशल की जरूरत होती है। बिना असली कौशल वाले किसी भी अभिनेता को किनारे कर दिया जाएगा। हम इन व्यापारियों को सामाजिक रीति रिवाजों को बिगाड़ने नहीं दे सकते। तो तांग क्विन के लगातार सूजन कम करने के बाद लिन जियाक्स्यू का मुंह और भी ज्यादा सूज गया। हालांकि उसने ज्यादा शिकायत नहीं की। हालांकि उसे थोड़ा दर्द हुआ, फिर भी उसने तांग क्विन की बात मान ली। यह बचपन से ही उसकी आदत बन गई थी। जब तक कोई अनुचित मांग या सिद्धांत का मामला न हो, लिन जियाक्स्यू हमेशा तांग क्विन की बात मान लेती थी। जब लिन जियाक्स्यू के माता पिता शाम को वापस आए और अपनी बेटी के होंठ देखे तो पहले तो उन्हें लगा कि मसालेदार खाना खाने से उसके होंठ लाल हो गए हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें माजरा समझ आया और वे मन ही मन हंस पड़े। उनकी रहस्यमय मुस्कान देखकर तांग क्विन और लिन जियाक्स्यू को एहसास हो गया कि उन्हें पता चल गया है। इसलिए रात के खाने के दौरान लिन जियाक्स्यू ने अपना शर्मीला चेहरा नीचे किया और अपने खाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि तांग क्विन एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ उसके बगल में बैठकर उसे खाना परोस रही थी। 1 फरवरी, मंगलवार। तांग किंग भी अब छुट्टी पर था।
कल रात स्काई आई कंपनी के डिनर में बेईमान मेजबान डू ने उसे 2 बोतल बाइजियो पिला दी। उसे पहले कभी अंदाजा ही नहीं था कि डू असल में इतनी ज्यादा शराब पीती है। बाइजियो की 1 बोतल पीने के बाद उसमें नशे का कोई लक्षण नहीं दिखा। वह स्थिर होकर चल रही थी और साफ बोल रही थी। बेशक टांग किंग को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही हाई अल्कोहल वाला बाइजू टांग किंग के पेट में गया, पेट के एसिड के प्रतिक्रिया करने से पहले ही ओरिजिन क्यूई ने उसे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया था। हालांकि वह बिना नशे के जितना चाहे पी सकता था, फिर भी टांग किंग को बाइजू का स्वाद बर्दाश्त नहीं हुआ। कोका कोला बहुत बेहतर था। उस समय डू ने उकसाया कि चूंकि यह बॉस की कर्मचारियों के साथ पहली औपचारिक मुलाकात थी, इसलिए वह कमजोर नहीं पड़ सकता। नए लोगों को चौंका देने के लिए टांग क्विंग ने सीधे माओताई की 1 बोतल ली, उसे मुंह में लगाया और घूंट घूंट कर पीने लगा, जिससे देखने वाले सभी दंग रह गए। 1 मिनट से भी कम समय में टांग क्विंग ने माओताई की पूरी बोतल खत्म कर दी और एक डकार भी ली। यह देखकर कि टांग किंग का रंग जरा भी पीला नहीं पड़ा था, जो दर्शाता था कि वह अपनी सीमा पर नहीं था। किसी और ने कोई हंगामा करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने सीधे माओताई की 1 बोतल गटक ली, जो उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता था और इससे आगे बढ़ना ज्यादती होती। डू पीछे न रहना चाहती थी। उसने टांग किंग को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन आधी बोतल के बाद वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे बाकी की बोतल भी गटक गई। रात के खाने के बाद जाहिर है उन्हें कुछ मनोरंजन के लिए जाना था। फिर से डू ने योजना बनाई। उसने एक केटीवी जगह ढूंढी जहां सबने रात 10 बजे तक दिल खोलकर गाना गाया, और फिर आखिरकार सब अलग हो गए। टांग क्विंग आज सुबह जल्दी उठ गया। वह बहुत उत्साहित था क्योंकि आज ही लियू कियान को पैसे ट्रांसफर करने थे। नाश्ते के बाद लियू कियान को जल्दी करने में असमर्थ टांग किंग अपने बिस्तर पर लेट गया और छत को घूरने लगा और दिवास्वप्न देखने लगा। उसका मन अज्ञात स्थानों पर भटक रहा था। सुबह 9-10 बजे सिस्टम नोटिफिकेशन से टांग क्विंग को वास्तविकता का एहसास हुआ। वह तुरंत उठकर देखने लगा। उसे 3 अरब युआन मिल चुके थे। टांग क्विंग के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से लियू कियान को मैसेज भेजा कि उसे भुगतान मिल गया है। इसके बाद वह उठा और अपनी अलमारी में लगे दर्पण के पास गया, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसका मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया। समुद्री यात्रा आरंभ करना। यात्रा शुरू करें। टांग किंग ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और बाहर चला गया। उसने पिछली बार की तरह ही कपड़े पहने थे, मास्क भी लगाया था, लेकिन वह किसी दूसरे इंटरनेट कैफे में चला गया, क्योंकि सावधानी बरतना कभी नुकसानदेह नहीं होता। जब वह इंटरनेट कैफे में पहुंचा तो उसने शरारती बच्चों से घिरे एक कंप्यूटर को चुना। उन्होंने पुनः एक अनाम ब्राउजिंग ब्राउजर डाउनलोड किया, कुछ सेटिंग्स में बदलाव किया और उस वेबसाइट पर लॉग इन किया। वह खाता श्रेणियों में चला गया। उन्होंने ग्राहक सेवा चैट बॉक्स खोला। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वही कमांड लाइन स्टाइल वाला ब्लैक एंड व्हाइट चैट बॉक्स सामने आ गया। पहली बार उसे देखकर टांग क्विंग को असहजता महसूस हुई, लेकिन दूसरी बार उसे काफी अच्छा लगा। वह कभी भी दूसरे पक्ष को सिर्फ इसलिए नीचा नहीं समझता था क्योंकि उनका इंटरफेस बदसूरत था। वह सिर्फ यह सोचता था कि वह व्यक्ति वास्तव में नीच है, व्यावहारिक रूप से खुद को जमीन में गाड़ रहा है। पहली पंक्ति अभी भी सॉफ्टवेयर द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न की गई थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? टांग किंग ने तुरंत वह ऑर्डर नंबर दर्ज किया जो दूसरे पक्ष ने उसे पिछली बार दिया था। जाहिर है इस संवाद बॉक्स में भाषा पहचान प्रणाली है। जैसे ही टांग किंग ने ऑर्डर नंबर टाइप किया और एंटर दबाया, एक संदेश सामने आया, कृपया प्रतीक्षा करें। खैर, अगर उसे इंतजार करना होगा तो वह इंतजार करेगा। 1 मिनट बाद एक मानव ऑपरेटर ऑनलाइन आया। नमस्ते, आपका ऑर्डर तैयार है। जब आप पूरी राशि का भुगतान कर देंगे तो हम आपको बताएंगे कि खाता कैसे पुनः प्राप्त करें। पिछली बार जमा की गई $50,000 की राशि को घटाकर 200 खातों के लिए आपको 1,950,000 का भुगतान करना होगा। इस लेनदेन का खाता XXX है। क्या आप अभी भुगतान करेंगे? इस बार खाता संख्या पिछली बार के समान नहीं थी, लेकिन बात तो सही थी। एक चालाक खरगोश के 3 बिल होते हैं। चूंकि ये सभी ग्राहक शुरू से ही गुमनाम थे और भ्रम से बचने के लिए हर बार अकाउंट बदलना कोई असामान्य बात नहीं थी। टांग किंग ने टाइप किया, हाँ, मुझे 2 मिनट दीजिए। फिर टांग क्विंग ने सिस्टम से खाते में $1,950,000 ट्रांसफर करने को कहा। जब यह हो गया तो उसने टाइप किया, मैंने ट्रांसफर कर दिया है, आप इसे अपने स्तर पर जांच लें। आधे मिनट से भी कम समय बाद दूसरे पक्ष ने संदेश भेजा, ठीक है, पैसा आ गया है और बिना किसी त्रुटि के सत्यापित हो गया है। यह वह वेबसाइट का पता है जहां खाते की जानकारी रखी गई है। कृपया इसे अभी रिकॉर्ड करें और जब आपका काम हो जाए तो हमें बताएं, हम वेबसाइट की सामग्री हटा देंगे। ठीक है, पहले मैं इस पर ध्यान दूं, टांग क्विंग ने जवाब दिया। हालांकि उसे यह जानने की उत्सुकता थी कि दूसरे पक्ष ने उसे ईमेल क्यों नहीं भेजा या सीधे डायलॉग बॉक्स में क्यों नहीं दिया।
और उसने एक विदेशी ईमेल अकाउंट भी तैयार कर रखा था। फिर भी उसने आगे कुछ नहीं पूछा। अगर दूसरे पक्ष ने यह तरीका चुना था और यह उनका इकलौता तरीका था, तो जाहिर है कि उनके पास कोई वाजिब वजह होगी। टांग किंग ने दी गई वेबसाइट पर लॉग इन किया। पूरी वेबसाइट सिर्फ 2 रंगों में थी, काला और सफेद। सफेद पृष्ठभूमि, काला फॉन्ट और बस एक लंबी सी टेबल। ऊपर से नीचे तक तालिका में खाता संबंधी विस्तृत जानकारी भरी हुई थी, जैसे कि वह बैंक जहां खाता है, खाता संख्या, पासवर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कुंजी, स्थानांतरण, वेबसाइट, परामर्श, फोन नंबर आदि। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी। हालांकि टांग क्विन को बस खाता संख्या और पासवर्ड की जरूरत थी। इस सिस्टम के साथ उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करने की जरूरत नहीं थी, न ही किसी से सलाह लेने की। टांग क्विन ने तुरंत उन्हें कॉपी कर लिया और अपने डेस्कटॉप पर TXT फाइल में सहेज लिया। यह बहुत महंगा है, प्रत्येक की कीमत 80,000 RMB है, लेकिन उनकी कार्यक्षमता को देखते हुए टांग किंग ने सोचा कि यह कीमत के लायक है। ठीक है, मैंने इसे दस्तावेजित कर लिया है। कॉपी और पेस्ट बस एक राइट क्लिक की दूरी पर था, तेज और आसान। उसे यकीन था कि वह वेब पेज की सामग्री कॉपी कर सकता है। अगर सामने वाला उसे एक्सेल या वर्ड फाइल डाउनलोड करने के लिए कहता, तो वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उनमें ऐसे कोड हो सकते थे जो उसकी समझ से परे हों। अगर वे कोड उसके पास पहुंच जाते तो यह अच्छा नहीं होता। ठीक है, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। यदि आपको किसी और चीज की आवश्यकता हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हालांकि दूसरे पक्ष ने 1 सेकंड के अंदर ही जवाब दे दिया था। जाहिर है दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने जवाब तैयार कर रखा था और उसकी पुष्टि का इंतजार कर रहा था। ठीक है, अलविदा, टांग किंग ने टाइप किया। डायलॉग बॉक्स बंद करते हुए टांग किंग ने ब्राउजर भी बंद कर दिया। जहां तक खाते की जानकारी का सवाल है, टांग किंग ने उसे सिस्टम में सेव कर लिया था। एक बैंकिंग सिस्टम होने के नाते इसमें खाता जानकारी संग्रहित करने की सुविधा होना स्वाभाविक है। इसे लिंक करना या न करना अलग बात है, वरना इसे बैंकिंग सिस्टम क्यों कहा जाता? उसे पता था कि सिस्टम में यह सुविधा बहुत पहले से मौजूद थी। इसके बाद टांग किंग ने सुरक्षा के लिए कंप्यूटर बंद कर दिया। इंटरनेट कैफे में कुर्सी पर झुककर टांग क्विन इसे आजमाने के लिए तैयार थी। वह उस अमेरिकी बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था जिसे उसने पहले लिंक किया था। यानी वह सिर्फ 2 अमेरिकी बैंक खाते और 3 जर्मन बैंक खाते ही लिंक कर पा रहा था। टांग किंग ने सिस्टम को आदेश दिया कि सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के सिटी बैंक के एक खाते और जर्मन कमर्शियल बैंक के एक खाते को लिंक किया जाए। यह शुरू हो गया है। टांग किंग थोड़ा उत्साहित था। उन्होंने तुरंत ही सिस्टम के अंदर 11 मिलियन RMB के बराबर एक 375,000 डॉलर सिटी बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। उन्होंने अंत में प्राप्त मुद्रा मूल्य का उपयोग करके अपने लाभ मार्जिन की गणना करने की योजना बनाई। महत्वपूर्ण क्षण यही था। टांग किंग ने गहरी सांस ली और सिस्टम को आदेश दिया कि वह सिटी बैंक खाते से सारा पैसा जर्मन कमर्शियल बैंक खाते में स्थानांतरित कर दे। 1 मिनट बीत गया। 2 मिनट बीत गए। टांग किंग को कोई जमा सूचना नहीं मिली। लेकिन टांग किंग घबरा नहीं रहा था। यह अपेक्षा करना स्पष्टतः अवास्तविक था कि एक विशाल अंतरबैंक सीमा पार हस्तांतरण तुरंत हो जाएगा। इसके अलावा क्या उस आदमी ने पहले नहीं कहा था कि सबसे धीमी गति आधे घंटे की होगी? चमत्कार देखने का क्षण आ गया था। अध्याय 147, अध्याय 133, भारी मुनाफा, वोटों की तलाश। 4 मिनट बीत चुके थे। 5 मिनट बीत चुके थे। जब टांग क्विन को लगा कि उसे 10 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, तभी सिस्टम अचानक एक सुखद खाते की सूचना के साथ बज उठा। उसने जल्दी से जर्मन कमर्शियल बैंक में अपने खाते का बैलेंस चेक किया। 10 सेकंड बाद अपने यूरो खाते में बैलेंस देखकर टांग किंग खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अगर उसे आसपास के लोगों का ध्यान न होता तो शायद वह बेकाबू होकर हंसता। हालांकि उसकी हरकतें आसपास के कुछ बच्चों को डरा रही थीं। आखिर टोपी और मास्क पहने किसी को आंखें बंद करके मूर्खतापूर्ण हंसी करते देखना कितना बेचैन करने वाला होता है। अगर टांग किंग ने कोई और हरकत की होती तो शायद वे इंटरनेट कैफे मैनेजर को बुला लेते। टांग किंग इतना उत्साहित क्यों था? क्योंकि उनके जर्मन कमर्शियल बैंक खाते में शेष राशि थी 1,04,603 यूरो। इसका क्या मतलब था? आइए एक क्षण के लिए अतिरिक्त 3 यूरो को नजरअंदाज करें। इसका मतलब है कि उन्होंने इस लेनदेन से 4,600 यूरो का शुद्ध लाभ कमाया। उन्होंने 11 मिलियन RMB के लेनदेन से 4,600 यूरो कमाए। इसका मतलब है कि यदि वह 110 मिलियन RMB का उपयोग करता है तो वह एक ही लेनदेन से 46,000 यूरो कमा सकता है। 46,000 को 10 मिलियन से भाग देने पर वापसी दर क्या होगी? 0.46%। यदि आप इसे 10 लेनदेन से गुणा करें तो यह 4.6% का दैनिक लाभ होगा। यह अत्यधिक लाभ की सच्ची परिभाषा है।
उसके पास अभी भी खेलने के लिए $284 मिलियन हैं। अगर वह इस पूरी रकम का व्यापार करता है तो वह प्रतिदिन 13 मिलियन युआन का मुनाफा कमा सकता है। भयानक नरक। यह सूदखोरी से भी ज्यादा पैसा है, लेकिन जोखिम कम है। यह हर दिन शेंग टैंग अपैरल के बराबर का व्यवसाय बनाने जैसा है। जब टैंग किंग ने यह सोचा तो उसका दिमाग पूरी तरह से चकरा गया। वह इसके लिए तैयार था, लेकिन कुछ करोड़ की संपत्ति और एक दिन में 10 लाख से ज्यादा कमाने में जमीन आसमान का फर्क था। चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार किए बिना भी वह अभी भी प्रति माह लगभग 4 बिलियन RMB कमा सकते हैं। यह बिल्कुल पागलपन है। टांग किंग को अपनी उत्तेजना को दबाने में पूरे 3 मिनट लगे। उसने पहले एकल लेनदेन की सीमा 20 मिलियन यूरो तय करने की योजना बनाई थी, लेकिन उस दिन लियू कियान के विला से निकलने के बाद उसे एहसास हुआ कि विनिमय सीमा की अनदेखी करके वह कितना मूर्ख था। अगर एकल सीमा 20 मिलियन यूरो होती तो उसके उधार लिए गए 60 मिलियन से ज्यादा पैसे बेकार पड़े रहते। टांग किंग ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। इसीलिए पिछली बार वह बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया था और ठीक से सोच विचार नहीं कर पाया था। टांग किंग ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि 20 मिलियन यूरो बहुत कम थे। उन्होंने इसे बढ़ाकर 30 मिलियन यूरो कर दिया। आखिरकार वह 60 मिलियन यूरो यूं ही बेकार नहीं छोड़ सकते थे, यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण होगा। इसके अलावा उनके पास निवेश का कोई और जरिया नहीं था और शेंग टांग के लिए उनकी निवेश योजना अगले साल तक पूरी नहीं हो पा रही थी। अगर वह अभी शेंग टांग में निवेश भी करते तो भी साल के अंत के कारण वह उसे पूरा खर्च नहीं कर पाते। अगर वह इसे 30 मिलियन यूरो पर सीमित कर देता तो उसकी मासिक आय मूलतः निश्चित होती। गणना सरल थी। 0.46% की एक निश्चित दैनिक वापसी दर को 3000 से गुणा करने पर उसे प्रतिदिन 1,38,000 यूरो मिलते हैं। और मासिक आय का क्या? मान लीजिए आप विनिमय दर में उतार चढ़ाव के लिए कुछ घटाते हैं तो यह आमतौर पर 40 मिलियन यूरो होता है, जो 4 अरब युआन से ज्यादा के बराबर है। यद्यपि यह उतना प्रभावशाली नहीं है जितना 10 अरब से अधिक का लेनदेन जिसकी उन्होंने पहले कल्पना की थी, लेकिन वर्तमान में यह सबसे बड़ा लेनदेन है जिसे संभालने का उन्होंने साहस किया है। अगर वह सीमा और ज्यादा बढ़ा देता तो वह सचमुच पूरे दिन बेचैनी में रहता। या यूं कहें कि वह पहले से ही बेचैनी महसूस कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे संभाला जा सकता है। अगर वह सीमा और बढ़ा देता तो वह मन की शांति खो देता। इस समय अगर टांग किंग को ज्यादा मुनाफा चाहिए था और साथ ही और हिम्मत जुटानी थी तो वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि अगले अपग्रेड के बाद सिस्टम और ज्यादा मुद्राएं अनलॉक करेगा, जिससे ज्यादा आर्बिट्रेज मुनाफा मिलेगा, या फिर अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों में भारी उतार चढ़ाव आएगा। टांग किंग ने कुछ हिसाब किताब किया। अगर इस साल यूरो RMB विनिमय दर 10.5 से नीचे गिर जाए तो उसका मौजूदा मुनाफा दोगुना हो सकता है। इसका मतलब होगा कि 30 मिलियन यूरो की सीमा से हर महीने 80 मिलियन यूरो से ज्यादा की कमाई हो सकती है। इससे टांग किंग को फिर से सोचने पर मजबूर होना पड़ा। उसने हिसाब लगाया कि इस महीने के अंत तक विदेशी मुद्रा अंतर्पणन में इस्तेमाल की गई 3 अरब की संपत्ति को छोड़कर अगर वह लियू कियान का पैसा जल्दी चुका भी दे और शेंग टांग में 30 मिलियन का निवेश भी कर दे, तब भी उसके पास 100 मिलियन से ज्यादा RMB होंगे जिन्हें वह खर्च करना नहीं जानता। और अगले महीने के अंत तक उसके पास 500 मिलियन से ज्यादा RMB पड़े होंगे और उन्हें कहीं जाना नहीं होगा। 500 करोड़ से ज्यादा। यह एक ऐसी रकम थी जिसके बारे में उसने अपने पिछले जन्म में सपने में भी नहीं सोचा होगा। टांग क्विन को समझ नहीं आ रहा था कि अगले महीने वह इतने पैसों का क्या करेगा। इतनी बड़ी रकम अपने खाते में यूं ही पड़ी रहना ठीक नहीं है, और वह कंजूस तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वह इसे गुओ मीमे के रखरखाव के लिए दान भी नहीं करेगा। जहां तक व्यवसायों को खरीदने की बात है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन से व्यवसाय खरीदे। उसे इंटरनेट कंपनियों की समझ नहीं है और वह विला और स्पोर्ट्स कारों पर ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। सबसे 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 अहम बात यह है कि इतनी बड़ी रकम घरेलू स्तर पर खर्च करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी, विशेषकर यदि वह इसे अगले महीने खर्च न करे तथा एक और महीने तक प्रतीक्षा करे तो उसके खाते में लगभग 1 अरब RMB जमा हो जाएंगे। आखिर वह इसे कैसे खर्च करेगा? धत तेरी की। पहली बार टांग किंग को बहुत ज्यादा पैसा होने की निराशा समझ में आई, या यूं कहें कि अब उसे एक बैंकर की दुविधाएं समझ में आईं। यह पैसा किसी के भी खर्च करने के लिए बहुत ज्यादा है। कुल संपत्ति की तुलना में बड़े खर्च भी उसका एक छोटा सा अंश ही होते हैं। खाते में बड़ी बड़ी रकमें जमा होती जा रही थीं, और यही बात उसे सिरदर्द दे रही थी। टांग किंग दिखावा नहीं कर रहा था, वह वास्तव में परेशान था। 10 मिनट तक सोचने के बाद जब कोई हल न सूझा तो टांग किंग ने दांत पीस लिए और खर्च की बात के लिए टालने का फैसला किया। अगर हालात और भी बदतर हो गए तो वह स्काई आई से कुछ रिसर्च करवाएगा और भविष्यवाणियों के आधार पर ही निवेश करेगा। इंसान वाकई अजीब होते हैं। जब उनके पास बहुत कम होता है तो वे चिंता करते हैं,
और जब उनके पास बहुत ज्यादा होता है तो भी वे चिंता करते हैं। टांग किंग को समझ नहीं आ रहा था कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है या नहीं। चिंता करना बंद करने का निर्णय लेते हुए टांग किंग इंटरनेट कैफे से बाहर निकल गया और घर चला गया। जब टांग किंग घर लौटा तो उसके चेहरे पर हर महीने 4 अरब से ज्यादा कमाने की संभावना का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। यह लगभग सभी इंटरनेट कंपनियों को शर्मिंदा करने के लिए काफी था। दरअसल वित्तीय क्षेत्र को जल्दी पैसा कमाना बखूबी आता था। बेशक यह बात सिर्फ धोखेबाजों पर ही लागू होती थी। अगर आप में धोखा देने की क्षमता नहीं है तो बेहतर है कि आप दूर ही रहें, वरना आपकी मौत भयानक होगी। अपने कमरे में वापस आकर टांग किंग ने एक और लेन देन किया। इस बार दोनों तरफ से अलग अलग बैंकों में लेन देन किया। उसने पूरे 200 मिलियन से ज्यादा आरएमबी renminbi ट्रांसफर कर दिए। उसे नहीं पता था कि समय का अंतर बैंकों की वजह से था, लेकिन इस बार पैसे उसके खाते में सिर्फ 2 मिनट से ज्यादा समय में आ गए। आखिरकार उसने 10 लाख से ज्यादा आरएमबी कमा लिए। आधे घंटे बाद टांग किंग ने फिर से पूरी ताकत लगा दी। इस तरह आज चक्रवृद्धि ब्याज को ध्यान में रखते हुए और पहले व्यापार में अर्जित छोटे लाभ को छोड़कर टांग किंग ने 12 मिलियन आरएमबी से अधिक की कमाई की। जीवन हो। टांग किंग को यह सब बहुत उत्तेजक लगा। यह ऐसा था जैसे हर बार बाहर निकलते ही उन्हें शेंगतांग जैसा ही अच्छा व्यवसाय मिल जाता था। टांग किंग को स्पष्ट रूप से याद था कि आज सिस्टम का मासिक मूल्यांकन दिवस था। रात के 11 बजे थे। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके चाचा का परिवार बहुत पहले ही सो चुका था। उत्साह भरे दिन के बाद टांग किंग बिस्तर पर लेट गया और अपनी जानकारी की जांच करने लगा। होस्ट का नाम टांग किंग। स्तर 3। अनुभव 160/400। इस महीने दिए गए ऋण 200/2 मिलियन। इस महीने के लिए व्यक्तिगत कोटा 40/40 मिलियन। निकासी योग्य संपत्तियां 29.86 मिलियन। स्पिरिट 140। शारीरिक फिटनेस 150। मूल क्यूई मान 0। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो। टांग किंग ने हिसाब लगाया। पिछले महीने तमाम तरह के लोन टास्क पूरे करने के बाद उसे कुल 80 अनुभव अंक मिले। झोली ने 6 लाख चुका दिए, जिससे उसे 60 अनुभव अंक मिले। हालांकि यान गुआंगटिंग ने पहले ही भुगतान कर दिया था, लेकिन चूंकि अनुबंध की अवधि समाप्त नहीं हुई थी, इसलिए सिस्टम ने कोई अनुभव अंक नहीं दिए। उन 40 अंकों के लिए 2 दिन और इंतजार करना होगा। इसके अलावा जब उसने कुछ शारीरिक वृद्धि के लिए हान लेंग के साथ लड़ाई की तो उसने 4 लाख और उधार लिए। उपलब्धि कार्य 3 को पूरा किया और 20 अनुभव अंक प्राप्त किए। इससे पता चला कि उसने ठीक 160 अनुभव अंक अर्जित किए थे। टांग किंग को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि उसके पास लगभग 300 मिलियन जमा थे। सच कहूं तो उसने कल तक 300 मिलियन का आंकड़ा पार करने की योजना बनाई थी। हालांकि यह उधार लिया गया था, लेकिन यही उसकी शुरुआत का आधार था। तुरंत ही टांग किंग को फिर से चिंता होने लगी कि अगले महीने पैसे कैसे खर्च किए जाएं। उसे यह एहसास हुआ कि पैसा कमाना कठिन है, लेकिन पैसा खर्च करना भी उतना ही आसान है। जैसे ही 12 बज गए, दिसंबर परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण सिस्टम की आवाज सुनाई दी। टांग किंग, जो विचारों में खोया हुआ था, को सिस्टम द्वारा वापस बुलाया गया और उसने जल्दी से अपनी जानकारी की जांच की। होस्ट का नाम टांग किंग। स्तर 3। अनुभव 210/400। इस महीने दिए गए ऋण 0/2 मिलियन। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी। इस महीने के लिए व्यक्तिगत कोटा 0/40 मिलियन। निकासी योग्य संपत्तियां 29.96 मिलियन। स्पिरिट 140। शारीरिक फिटनेस 150। मूल क्यूई मान 10। विनिमय योग्य विदेशी मुद्रा डॉलर यूरो। परिवर्तन बहुत बड़े नहीं थे। उन्होंने केवल 5 मिलियन की संपत्ति प्राप्त करने का कार्य पूरा किया, 10 मूल क्यूई अंक और 50 अनुभव अंक प्राप्त किए। टांग किंग ने फिर कार्य सूची की जांच की। 1. इस महीने के सिस्टम द्वारा सुझाए गए ग्राहक ऋण कार्य को पूरा करें। विवरण के लिए कार्य विवरण देखें। पुरस्कार राशि अनुभव अंक +20 पूर्णता दर 0.1। 2. इस महीने के लिए एक गैर सिस्टम अनुशंसित ग्राहक ऋण पूरा करें जिसकी राशि 4 लाख से कम न हो। पुरस्कार राशि अनुभव +20 पूर्णता डिग्री 0.1। फ्रूगनोवल.com। 3. इस महीने के लिए सभी बाहरी ऋणों का कोटा प्रदान करें। पुरस्कार सामग्री अनुभव अंक +20 पूर्णता डिग्री 0.200। 4. इस महीने के लिए सभी व्यक्तिगत ऋण कोटा प्रदान करें। पुरस्कार सामग्री अनुभव अंक +20 पूर्णता डिग्री 0/40। 5. उपलब्धि कार्य 1. सिस्टम के बाह्य ऋणों का संचयी योग 3 मिलियन तक पहुंच जाता है। पुरस्कार सामग्री मूल ऊर्जा अंक +10 अनुभव अंक +30। पूर्णता स्तर 400/500 मिलियन। 6. उपलब्धि कार्य 2. सिस्टम के बाह्य ऋणों से मूलधन की कुल वसूली 3 मिलियन तक पहुंचती है। पुरस्कार राशि मूल ऊर्जा अंक +10 अनुभव अंक +30। पूर्णता स्तर 200/500 मिलियन।
7 उपलब्धि कार्य 3 सिस्टम के व्यक्तिगत ऋणों का संचयी योग 2 मिलियन तक पहुंच गया। पुरस्कार राशि मूल ऊर्जा अंक +10, अनुभव अंक +30, पूर्णता स्तर 70/200 मिलियन। 8 उपलब्धि कार्य 4 मेजबान की अपनी संपत्ति 50 मिलियन तक पहुंच जाती है सिस्टम के व्यक्तिगत ऋण और पुरस्कारों को छोड़कर। पुरस्कार सामग्री मूल ऊर्जा अंक +20, अनुभव अंक +100। टाम किंग ने कार्यसूची की जांच इसलिए की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इस महीने अपना स्तर बढ़ा सकता है। गणना करने के बाद टाम किंग को शाप देने की तीव्र इच्छा हुई। पहले 4 कार्यों को मिलाकर 80 अनुभव अंक मिलते हैं। यान गुआंगटिंग के अनुबंध में 40 थे और उपलब्धि कार्य 1 और 3 को पूरा करके 60 अनुभव अंक प्राप्त किए जा सकते थे। इन्हें जोड़ने पर यह 180 के बराबर हुआ। अब वर्तमान 210 को जोड़ने पर 390। अरे बस 10 अंक कम। लेकिन इस महीने में वे 10 अंक हासिल करना उनके लिए असंभव था, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले महीने तक वह कितना समय में अपना स्तर बढ़ा सकता है? महीने का पहला दिन। तब तक यह स्वचालित रूप से ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक अनुशंसित ग्राहक जिसने 1 मिलियन से अधिक उधार लिया है उसे पहले भुगतान करना होगा। ठीक है, टाम किंग अब और जिद नहीं कर रहा था। फिर अगले महीने। अब टाम किंग को कोई परेशानी नहीं हुई। उसने एक बार फिर अमेरिकी डॉलर बदले। 3 मिनट बाद सिस्टम से धनराशि प्राप्त होने की सूचना देखकर टाम किंग संतुष्ट होकर सो गई। अध्याय 148 अध्याय 134 पैसा बटोरने का युग वोट जरूरी। 3 घंटे बाद सुबह के 4 बज चुके थे और टाम किंग अच्छी नींद ले चुका था। जागने पर उसका दिमाग असामान्य रूप से साफ था। उसमें उठने पर होने वाली सामान्य सुस्ती का एहसास नहीं था। अभी भी अपने उत्साह के दौर में उसने आंखें बंद कर लीं और सिस्टम को आर्बिट्रेज लेनदेन का एक और दौर शुरू करने का आदेश दिया। 5 मिनट बाद सिस्टम की भुगतान सूचना आ गई। इस समय टाम किंग ने एक पैटर्न देखा। सिटी बैंक से जर्मन कमर्शियल बैंक में लेनदेन में लगभग 5 मिनट लगे, जो सबसे लंबा समय था। अन्य 2 जर्मन बैंक खातों में भी लगभग 4-4 मिनट लगे। उसने जिस दूसरे अमेरिकी बैंक ऑफ अमेरिका से लिंक किया था, उससे जर्मन बैंकों में पैसे ट्रांसफर करने में आमतौर पर कम समय लगता था। सबसे कम समय बैंक ऑफ अमेरिका से नॉर्थ जर्मन बैंक में ट्रांसफर करने में लगा, जिसमें सिर्फ 2 मिनट लगे। स्वाभाविक रूप से टाम किंग ने सिटी बैंक के खाते का इस्तेमाल 3 बार और बैंक ऑफ अमेरिका के खाते का 7 बार इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। हालांकि सभी लेनदेन अंततः क्रेडिट हो गए, लेकिन टाम किंग को पैसे क्रेडिट होने का इंतजार करना ज्यादा पसंद नहीं आया। बिस्तर पर लेटे लेटे टाम किंग ने दिन निकलने से पहले हर 10 मिनट में लेनदेन किया और दिन भर के अपने सभी आर्बिट्रेज लेनदेन पूरे कर लिए। उसने पिछले दिन की तुलना में थोड़ा ज्यादा कमाया, 13 मिलियन युआन से ज्यादा की कमाई की। उसके खाते की राशि सीधे 300 मिलियन के आंकड़े को पार करते हुए 310.9 मिलियन तक पहुंच गई। टाम किंग ने हिसाब लगाया। इस दर से वह 2 दिनों में अपनी तय की गई 30 मिलियन यूरो की सीमा तक पहुंच जाएगा। उसके बाद 13 मिलियन से ज्यादा का दैनिक मुनाफा उसके खाते में जमा होता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। लेनदेन की सीमा बढ़ाने का विचार उनके लिए आकर्षक था। हालांकि अंत में उन्होंने इस आवेग को दबा दिया और खाते में जमा होने वाले धन को बीमा निधि के रूप में मानने का निर्णय लिया। फिलहाल टाम किंग को इन खातों की सुरक्षा पर पूरा भरोसा नहीं था। कल की उसकी ऑल इन रणनीति में जुए का तड़का था। अगर बैंक पैसे लेकर भाग गया तो क्या होगा? हालांकि उसके पैसे पूरी तरह से वैध थे, लेकिन अगर बैंक उसे स्वीकार करने से इनकार कर दे तो कोई फायदा नहीं होगा। उसने अनुमान लगाया कि जहां तक बैंक का सवाल है, उसका खाता शायद अवैध धन से भरा हुआ है। अगर बैंक लालच में आ गया तो बहुत बुरा हो सकता है। उसे खाते खोलने वालों की नहीं, बल्कि खुद बैंकों की चिंता थी। सिस्टम से जुड़े उसके खातों में उसकी अनुमति के बिना छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। उसकी सहमति के बिना एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता था। यह तब भी लागू होता था जब बैंक खुद कोशिश करता। उसे इस बात में जरा भी संदेह नहीं था कि सिस्टम में लिंक किए गए खातों के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता है। हालांकि सिस्टम के बाहर एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम के एन्क्रिप्टेड चैनल का इस्तेमाल नहीं होता था। उदाहरण के लिए सिटी बैंक से जर्मन कमर्शियल बैंक तक यह स्पष्ट था कि दोनों खातों के बीच का चैनल सीधे जुड़ा नहीं था और निश्चित रूप से उन्हें अपने अपने बैंकों की आंतरिक निपटान प्रणालियों से होकर गुजरना पड़ता था। जहां तक इन निपटान प्रणालियों की आंतरिक संरचना या ऐसी प्रणालियों की संख्या का सवाल था, टाम किंग पूरी तरह से अनजान था। दूसरे शब्दों में, एक बार जब पैसा सिस्टम से जुड़े खाते से निकल जाता तो वह टाम किंग के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो जाता। वह बस निष्क्रिय रूप से यह उम्मीद कर सकता था कि दूसरा पक्ष भरोसेमंद होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसलिए जब टाम किंग ने इस आर्बिट्रेज चैनल की अनिश्चितता पर विचार किया तो उसने सीमा बढ़ाने के विचार को दृढ़ता से खारिज कर दिया। एक जमींदार के लिए कुछ अतिरिक्त अनाज रखना अच्छा था। वह धीरे धीरे अपने लिए एक फाउंडेशन जमा कर लेगा
ताकि अगर इन पैसों के साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो भी उसके पास वापसी के लिए पूंजी होगी। एक बार जब उसके पास पर्याप्त पूंजी हो जाए, मान लीजिए सुरक्षा जाल के रूप में अरबों डॉलर, तो वह 10 या 20 अरब डॉलर का जोखिम उठा सकता था। लेकिन फिलहाल उसकी मुख्य चिंता लियू कियान को दिए गए 300 मिलियन डॉलर चुकाने के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा करना था। अचानक विचार आने पर टांग किंग को याद आया कि उसने अभी तक अपने मूल क्यूई मूल्य का उपयोग नहीं किया है, इसलिए उसने अपनी व्यक्तिगत जानकारी की जांच करने का फैसला किया। होस्ट का नाम टांग किंग। स्तर 3। अनुभव 210/400। महीने के लिए ऋण कोटा 0/2 मिलियन। महीने के लिए व्यक्तिगत कोटा 0/4 लाख। निकासी योग्य संपत्तियां 310.9 मिलियन। स्पिरिट 140। शारीरिक फिटनेस 150। मूल क्यूई मान 10। विनिमय के लिए उपलब्ध विदेशी मुद्रा डॉलर, यूरो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। टांग किंग ने एक पल सोचा और सारे अंक आत्मा में जोड़ दिए। वह पहले से ही उस बिंदु पर थी जहां वह आम लोगों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए उसने बेतरतीब ढंग से ये अंक बांट दिए। वह बहुत उत्सुक था कि लेवल 2 जेनेटिक लॉक खोलने के बाद क्या होगा, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह अल्पावधि में संभव नहीं था। उसके बाद उसकी आत्मा विशेषता 160 हो गई थी। अगर वह इस महीने के 2 उपलब्धि कार्य भी पूरे कर लेता तो भी उसके आत्मा अंक केवल भरते। उसे शारीरिक फिटनेस के लिए अभी भी 50 अंक और चाहिए थे, जो 25 मूल क्यूई अंकों के बराबर है। टांग क्विन को अचानक एहसास हुआ कि अगले महीने की शुरुआत में सिस्टम अपग्रेड होने पर वह तुरंत लेवल 2 जेनेटिक लॉक अनलॉक कर सकता है ना? फिर उसे 40 ओरिजिन क्यू पॉइंट्स मिलेंगे, जो 80 विशेषता पॉइंट्स के बराबर हैं। इस विचार ने टांग क्विन को फिर से उत्साहित कर दिया। खैर, अपनी उत्सुकता के बावजूद टांग किंग अगले महीने की 1 तारीख को मिलने वाली दोहरी खुशी का इंतजार कर रहा था, या तिहरी खुशी अगर वादा किए गए 400 मिलियन युआन भी शामिल हों। टांग किंग जितना अधिक इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक उत्साहित होता जाता। बेशक टांग क्विन अपने खाते की शेष राशि को देखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने शस्त्रागार से कुछ हथियारों के साथ खेलना शुरू कर दिया। हाल ही में ढेर सारी खरीदारी के बाद उसके शस्त्रागार में अब 200 से ज्यादा बंदूकें थीं, हर प्रकार की 1 से 5 तक, जिनमें पिस्तौल सबसे आम थी। एक तरफ वे सस्ती थीं, केवल 300 युआन प्रति बंदूक, और 100 की कीमत केवल 30,000 युआन थी, एक ऐसी कीमत जो वह देने को तैयार था। दूसरी तरफ वे छोटी थीं। काफी समय तक अभ्यास करने के बाद, हालांकि वह कुछ सेकंड में बंदूक को अलग नहीं कर सकता था, उसने उनकी आंतरिक संरचना में गहराई से खोजबीन की थी और कुछ को तोड़ भी दिया था। इन टूटी हुई आग्नेयास्त्रों को उसने अपने शस्त्रागार में डाल दिया। हालांकि सिस्टम के हथियार भंडारण की कोई मात्रा सीमा नहीं थी, लेकिन वे लाल क्षतिग्रस्त टैग बहुत ही खराब दिखते थे और देखने में कष्टदायक थे। जब टांग क्विन ने सिस्टम से पूछा कि इनका क्या किया जाए, तो सिस्टम ने अचानक उसे यह बताने का फैसला किया कि लेवल 1 मॉल हथियार विनाश सेवाएं प्रदान नहीं करता। ऐसी सेवाएं कब प्रदान की जाएंगी, इस बारे में सिस्टम ने चुप्पी साधे रखी। उसके शब्दों से साफ जाहिर था कि वह इन्हें प्रदान कर सकता है, लेकिन टांग क्विन समझ नहीं पा रहा था कि सिस्टम बनाने वाले इसे और ज्यादा उपयोगकर्ता अनुकूल क्यों नहीं बना पाए। जिस सभ्यता ने सिस्टम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्थापित की थी, उस समय तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता व्यापक रूप से फैली हुई रही होगी, तो फिर इसे सिस्टम में क्यों नहीं स्थापित किया गया? एक ऐसी व्यवस्था का सामना करते हुए जो उसे हमेशा अनुमान लगाने पर मजबूर करती थी और ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि उस पर उसका कोई बकाया नहीं है। टांग किंग शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका, हालांकि उसके पास शिकायत दर्ज कराने के लिए कोई जगह नहीं थी। टांग किंग ने ठंडे भूरे रंग के बार्टेल को अपनी बाहों में भर लिया। यही नाम उसने अपनी बंदूक को दिया था। 1.5 मीटर लंबी, मर्दाना और घातक आकर्षण से भरपूर इसकी डिजाइन युद्ध में इसकी भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इसे देखना एक सुखद अनुभव था। जब भी टांग किंग को इन ठंडे, खास तौर पर डिजाइन किए गए हथियारों को संभालने का मौका मिलता, तो उसे इन्हें आजमाने की इच्छा होती। उसने अगले हफ्ते अपने गांव के पीछे जंगल में जाकर अच्छा समय बिताने का मन बना लिया। कॉर्लिन फेयरग्लो हल्दी चंदन स्क्रब। वीरांगना। धत तेरी की। वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक 10,000 राउंड फायर न कर ले। उसके गांव के पीछे पहाड़ दर्जनों किलोमीटर तक फैले हुए थे और वीरान थे। अगर वह उनमें गायब हो जाए तो वह अपनी बंदूक से जी भरकर गोलियां चला सकता है। और इसलिए टांग किंग अपने बिस्तर पर लेट गया, बार्टेल को गले लगा लिया और खुद से हंसने लगा। उसे जल्द ही अपने चाचा चाची के नाश्ता बनाने की हलचल सुनाई दी, और उसके बाद उसकी चचेरी बहन किन शियू की भी। नींद में डूबी किन शियू के बारे में उसे यकीन था कि इतनी ठंड में बिस्तर पर आराम फरमा रही होगी, शायद अपने कंबल में लिपटी हुई। आखिरकार किन शियू और उसकी मौसी के लगातार समझाने बुझाने की बदौलत किन शिकी चिड़चिड़ी और अस्तव्यस्त लग रही थी और नाश्ता करने के लिए बिस्तर से उठी। सुबह की कसरत के डर से टांग क्विन ने उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं की।
अभी अभी उठी हुई औरत को नाराज न करना ही बेहतर था, वरना उसे बुरी तरह पिटना पड़ता। यह बात उसे अपने कड़वे अनुभव से पता थी। नाश्ते के दौरान उसकी चाची ने सुझाव दिया, तांग बेहतर होगा कि तुम अगले कुछ दिनों में वापसी की टिकटें खरीद लो। यह कोई लंबी यात्रा नहीं है और कई शटल सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन जब चीनी नव वर्ष आएगा और टिकटें कम पड़ जाएंगी तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। लिफ्ट लेना भी सुरक्षित नहीं है। टांग किंग को पता था कि उसके चाचा के परिवार ने घर जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है और उसे टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसकी मां का गृहनगर और उसका गृहनगर बिल्कुल विपरीत दिशाओं में थे, इसलिए वे रास्ते में नहीं थे। उसकी चाची लिन और चाचा लिन भी एक साथ ही गांव वाले के साथ गाड़ी चलाएंगे, लेकिन उसके लिए, जो पहले लौटने वाला था, टिकट खरीदना जरूरी था। लेकिन अब हालात बदल गए थे। अपनी निजी कार के साथ टांग किंग को भीड़भाड़ वाली शटल बसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अपने अतीत के आघात के कारण वह सहज रूप से शटल और भारी ट्रकों को अस्वीकार कर देता था। उन्हें देखते ही उसे अपने पिछले जीवन की दुखद यादें ताजा हो जाती थीं। कोई जरूरत नहीं, मेरे एक दोस्त के पास कार है जो हमें रास्ते में घर छोड़ देगा, टांग किंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आखिर यह दोस्त कौन है? किन युगांग ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आजकल टांग क्विन के परिचितों का समूह रंगीन था, खासकर उसका साथ देने वाला रहस्यमयी बड़ा आदमी। नतीजतन उसे टांग क्विन के दोस्तों पर बहुत शक था। कार वाला दोस्त कोई साधारण इंसान तो नहीं था और अपने भतीजे का इतने सारे सामाजिक दोस्तों के साथ घुलना मिलना उसे बहुत परेशान कर रहा था। चाचा, चिंता की कोई बात नहीं है। वह अंकल हान के साथी हैं, जिनसे मेरी मुलाकात अंकल हान के यहाँ कसरत करते समय हुई थी। हमारी आपस में बहुत बनती है। उनका परिवार हमारे ठीक नीचे चुनबू काउंटी में रहता है। वह मुझे और जियाक्सुए को रास्ते में छोड़ सकते हैं, टांग किंग ने सच्चाई से बताया। ओह, जब तक वह हान लेंग का साथी है, मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन क्या यह उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत नहीं बन जाएगा? किन युगांग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जब तक वे समाज के लोग नहीं थे, तब तक सब ठीक था। सैन्य पृष्ठभूमि से होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से साथी शब्द पर भरोसा करता था और उसे नहीं लगता था कि वह कोई बुरा इंसान होगा। हालांकि वफादारी की ऐसी भावनाएं भोली भाली लग सकती हैं, लेकिन वे बिल्कुल सच्ची थीं। ऐसा नहीं होगा। वह एक यात्री कार चलाता है और उसकी मां ही उसके साथ यात्रा करती है, टांग किंग ने समझाया। पिछले महीने की 30 तारीख को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सुनचाओ की मां शेंगतांग कंपनी के पास एक घर में रहने लगी। यह कंपनी से सिर्फ 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। सुनचाओ ने आभार व्यक्त करने के लिए टांग क्विन को खाने पर भी आमंत्रित किया था। टांग क्विन ने अस्पताल की फीस में से बचे हुए 80,000 युआन लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने सुनचाओ से अपने 5,000 युआन वेतन में से सिर्फ 2,500 युआन की मासिक किश्तों में इसे चुकाने का इंतजाम जरूर किया। यह रकम जीवनयापन के खर्च की आड़ में चुकाई गई और यह एक ऐसी बातचीत थी जो काफी समझाने बुझाने के बाद ही कामयाब हुई। उन्हें एक बार फिर याद दिलाया गया कि पैसे उधार देना मुश्किल हो सकता है। सुनचाओ ने शुरू में चीनी नववर्ष पर अपने गांव वापस न जाने की योजना बनाई थी और बस टांग किंग को घर छोड़ना चाहता था। आखिरकार वहां अब उनके ज्यादा रिश्तेदार नहीं बचे थे। फिर भी उसने देखा कि उसकी मां को अपने पुराने घर की याद आ रही थी। आखिरकार उसने छुट्टियों में घर वापस जाने और घर को साफ सुथरा करने का फैसला किया। हालांकि वे सिर्फ 2 लोगों का परिवार थे, फिर भी उन्हें गांव से जुड़ाव का एहसास होता था। ठीक है, तो अपना सामान पहले से तैयार कर लो ताकि उन्हें इंतजार न करवाना पड़े। उनके लिए कुछ तोहफे भी खरीद लेना, हमें अपने शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए, किन युगांग ने उसे याद दिलाया। हाँ, समझ गया, टांग किंग ने सहमति जताई। अध्याय 149 अध्याय 135 असीमित धन, कृपया सदस्यता लें। 1 नाश्ते के बाद टांग किंग ने इस महीने के सुझाए गए ग्राहकों की जानकारी डूजियाओ को भेज दी। डूजियाओ के यह काम पूरा करने के बाद वह एक संदेश भेजती और उसे बस पैसे वायर ट्रांसफर करने होते। टांग किंग के पास कंपनी में पहले से ही हस्ताक्षरित अनुबंध तैयार थे। हालांकि राशि वाला कॉलम खाली छोड़ दिया गया था, लेकिन उसने अधिकतम ऋण सीमा और समय सीमा के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। जितना हो सके उतना उधार देने के सिद्धांत पर चलते हुए टांग किंग ने डूजियाओ को बार बार निर्देश दिए और कहा कि वह भविष्य में उनके सुझाए गए ग्राहकों को धोखा देने की कोशिश करे, उन्हें उसकी बताई गई अधिकतम सीमा तक उधार दे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, जो बाहरी मासिक ऋण सीमा के 70% के बराबर थी। इस महीने यह 10 लाख 14 लाख था। जहां तक उन लोगों के ऋण चुकाने की बात है, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। जब तक यह 70% से ज्यादा न हो, तब तक यह अनुबंध की वैधता या मासिक समीक्षाओं को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही उसने डूजियाओ को यह भी कहा कि वह अपने पुराने ग्राहकों यान गुआंगटिंग और ली जियांगुओ को छोड़कर से गर्म छुट्टियों के फोन करके देखे कि कहीं उन्हें या उनके भरोसेमंद दोस्तों को कोई कर्ज तो नहीं चाहिए। आखिरकार कम से कम 6 लाख लोगों को तो अभी तक घर नहीं मिला था।
इस तरह के दलाल जैसे कार्यों के बारे में डू जियाओ ने जोर देकर कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से उसके साथ उचित व्यवहार करेगी। मोटी चमड़ी वाले तांग किंग को इस बारे में कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। बाकी सब लोग पैसा कमाने और पैसों का जुगाड़ करने में व्यस्त थे, जबकि वह इस चिंता में था कि पैसा कैसे दे और कैसे खर्च करे। उसे बटवा भी नहीं पा रहा था, खर्च करने की कोई जगह नहीं थी। यह सोचकर तांग किंग की आंखों में आंसू आ गए। यह एक मूर्खतापूर्ण स्थिति थी। डू जियाओ से बात खत्म करने के बाद तांग क्विन लिन जियाक्स्यू के घर गई और उसके साथ घर लाने के लिए कुछ उपहार खरीदने की तैयारी करने लगी। साल का अंत व्यस्तता भरा था, लेकिन शुक्र है कि डू जियाओ ने उससे उधार का कुछ काम ले लिया था, वरना वह फिर से बेचैन हो जाता। आधे घंटे बाद तांग किंग लिन जियाक्स्यू के साथ हाथ में हाथ डाले जीवंत सड़कों पर चल रही थी। सड़कें पहले से ही उत्सवी माहौल से भरी हुई थीं। हर जगह व्यापारियों द्वारा दी जा रही छूट के बैनर लगे हुए थे और साथ ही नए साल का सामान खरीदने वाले लोगों की भीड़ भी थी। व्यापारियों की इन बिक्री को देखकर तांग किंग अचानक प्रेरित हो गया। वह अभी अपना मुंह खोलने ही वाला था कि परिचित लिन जियाक्स्यू ने कहा, तांग तांग, आज मेरे लिए कोई सामान मत खरीदना। उसकी बात सुनकर तांग किंग ने एक कड़वी मुस्कान दी, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? चूंकि यहाँ अधेड़ उम्र की महिलाओं के कपड़े नहीं बिकते, फिर भी तुम्हारी आंखें चमक रही हैं। लिन जियाक्स्यू ने उसे घूर कर देखा। है, सच में मुझे समझने वाली सिर्फ मेरी पत्नी है। लेकिन वो कपड़े वाकई सस्ते हैं, सेल पर हैं। तांग किंग ने लुभाना जारी रखा। उसे पता था कि लिन जियाक्स्यू सेल के प्रति संवेदनशील है। पहले जब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे तो वह थोक विक्रेताओं से सस्ते कपड़े खरीदना पसंद करती थी और मोलभाव करने में भी माहिर थी। एक नेक पत्नी और अच्छी मां की मिसाल। नहीं खरीदना, मेरे पास काफी कपड़े हैं। तुमने अगले कुछ सालों के लिए मेरे सारे कपड़े और सामान पहले ही खरीद लिए हैं। चीनी नववर्ष पर भी कपड़े नहीं खरीदने हैं, पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, लिन जियाक्स्यू ने दृढ़ता से कहा। तांग किंग ने पहले उसके लिए जो कपड़े खरीदे थे वे बहुत ज्यादा थे। हालांकि उसे छूट का लालच था, लेकिन उसने तांग किंग को और पैसे खर्च करने की इजाजत नहीं दी। उफ, ठीक है, हम अगले साल तो खरीद ही सकते हैं, है ना? तांग किंग मुस्कुराया। करोड़ों युआन की रोजाना की आर्बिट्रेज कमाई ने उसे पैसे की अवधारणा के प्रति कुछ हद तक उदासीन बना दिया था। भविष्य में जब उसने उन रईसों को यह कहते सुना कि पैसा बस एक संख्या है, तो उसे लगा कि वे बस दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब उसे सच में समझ आ गया था। हालांकि जहां दूसरे लोग हर दिन यह सोचकर उठते थे कि करोड़ों का मूलधन और ब्याज बैंक को कैसे चुकाया जाए, वहीं वह इस पैसे को खर्च करने के बारे में सोच रहा था। लिन जियाक्स्यू ने सिर हिलाया। तो तांग क्विन ने पूरी सुबह लिन जियाक्स्यू के साथ खरीदारी में बिताई। लिन जियाक्स्यू ने अपनी जेब खर्ची से तांग क्विन के माता पिता और दादा दादी के लिए कुछ कम कीमती चीजें खरीदी। तांग क्विन स्वाभाविक रूप से इस समय दबंगई नहीं दिखाना चाहती थी और हर व्यक्ति के लिए हजारों के उपहार खरीदने पर जोर नहीं देती थी, बस उसने थोड़ी महंगी चीजें खरीद लीं। दोपहर के समय तांग किंग ने बेशर्मी से लिन जियाक्स्यू के साथ चुंबन का खेल खेला और डेमीगॉड्स एंड सेमीडेविल्स शो देखा। 4 फरवरी 2005 शुक्रवार। आज शेंग तांग अपैरल की वर्ष की अंतिम बैठक थी और तीसरी मंजिल पर स्थित शानदार सम्मेलन कक्ष कल ही तैयार कर दिया गया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुबह के 10 बजे सन चाओ तांग किंग को कंपनी में लेकर आए। अब तक लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल लोगों से भर चुकी थी, पिछली बार से भी ज्यादा, क्योंकि मार्केटिंग और डिजाइन विभागों में एक अतिरिक्त डिप्टी मैनेजर मौजूद था। चूंकि कपड़ों की फैक्ट्री के मैनेजर और कई डिप्टी मैनेजर भी स्वाभाविक रूप से इस मीटिंग में शामिल हुए थे। शुक्र है कि टेबल इतनी बड़ी थी कि सभी लोग उसमें समा सकें। सम्मेलन कक्ष के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर तांग किंग ने तुरंत दरवाजा नहीं खोला, बल्कि अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ छूट गया है, फिर भी वह ठीक से याद नहीं कर पा रहा था कि वह क्या था। वह अपने सामने बंद दरवाजे को घूर रहा था। 10 सेकंड के बाद तांग किंग को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या कमी थी। दरवाजा खोलने के लिए उसके पास सचिव की कमी थी। यह सोचकर तांग किंग की हंसी फूट पड़ी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जरूर बहुत सारे घटिया नाटक देखे होंगे, जहां एक दबंग बॉस जहां भी जाता उसके लिए दरवाजा खोलने वाला कोई न कोई जरूर होता। धिक्कार है पूंजीपति पर, कितना आलस्य है। उन बेरुखी भरे विचारों को खारिज करने के लिए सिर हिलाते हुए तांग क्विन ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया और सभी लोग गंभीरता से सीधे खड़े हो गए। सिर्फ क्यूई यान और एक आकर्षक डिप्टी मैनेजर, जिससे तांग क्विन अभी तक परिचित नहीं हुई थी, उत्सुक निगाहों से उसे देखती रहीं और अपने सामने बैठी बेहद कम उम्र की सीईओ को गौर से देखती रहीं। शांत भाव से तांग किंग मुख्य कुर्सी पर बैठ गया, चारों ओर देखा और अपने बगल में बैठे यांग काई से पूछा, मैनेजर यान, क्या सभी लोग आ गए हैं? बॉस तांग, सब लोग यहाँ हैं, यांग काई ने पुष्टि में सिर हिलाया। अर्बन अकबरू पुरुषों के लिए दाढ़ी बूस्टर ग्रोथ ऑयल।
वीरांगना। कॉर्लिन फेयर ग्लो हल्दी चंदन स्क्रब। वीरांगना। इन टू हॉट टू हैंडल प्रतियोगियों ने बढ़ाई गर्मी। हर ब्यूटी। अच्छा, यह इस साल की आखिरी मीटिंग है। कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं। मैं सभी को चीनी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हालांकि इस साल हमारा कारोबार ज्यादा नहीं हुआ और ई कॉमर्स से भी उतना अच्छा मुनाफा नहीं हुआ। यहां सभी की मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। मैनेजर यांग, आज सभी को तनख्वाह देने के बाद कंपनी के खातों में कितना पैसा बचेगा? टांग किंग ने अपनी बात पूरी करने के बाद पूछा। हमारे पास अभी भी 1.3 मिलियन बचे होंगे, यांग काई ने तुरंत जवाब दिया। स्पष्ट रूप से उन्हें कंपनी की वित्तीय स्थिति की अच्छी जानकारी थी। यह सुनकर टांग क्विंग ने सिर हिलाया और फिर कहा, ऐसे में हमने वार्षिक बोनस के मुद्दे पर कभी चर्चा नहीं की और आपने कोई योजना नहीं बनाई। मुझे पता है कि हमारे पास ज्यादा काम नहीं था, इसलिए आप इसके लिए पूछने में सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। फिर भी मैं इस मामले को लेकर चिंतित हूं। तो मैनेजर यांग, मान लीजिए आपका वार्षिक बोनस 50,000 तय है, उपप्रबंधकों और मैनेजर लियो को सालाना 20,000 मिलेंगे। कंपनी के प्रबंधक और उपनिदेशक दोनों को 10,000 मिलेंगे। कंपनी के सहायक प्रबंधकों और फैक्ट्री के प्रभारी प्रत्येक को 6,000 मिलेंगे। शेंग टांग के बाकी कर्मचारियों के लिए मैं यह नहीं मापूंगा कि किसने ज्यादा काम किया या किसने कम। यह एक ऐसी बात है जिस पर आपको अगले साल के अंत में विचार करना होगा। इस बार बिना किसी भेदभाव के सभी को 3,000 का वार्षिक बोनस मिलेगा ताकि सभी का चीनी नव वर्ष अच्छा बीते। बॉस टैंग, अगर आप इस तरह से हिसाब लगाएंगे तो कंपनी के खातों में 5 लाख से भी कम रकम बची होगी, यांग काई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। टैंग किंग ने पहले बिना कोई तारीख बताए फंड डालने की बात कही थी। नए साल के आगमन के साथ 5 लाख की रकम स्पष्ट रूप से व्यवसाय को लंबे समय तक चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। नीचे के सभी प्रबंधक और उपप्रबंधक उत्साहित थे, लेकिन कंपनी के महाप्रबंधक और बागडोर संभालने वाले व्यक्ति के रूप में वह नहीं चाहते थे कि शेंग टैंग किसी भी मुसीबत में फंस जाए। यांग काई की शंकाओं के जवाब में टांग किंग मन ही मन मुस्कुराई। कर्मचारियों और प्रबंधकों में यही फर्क होता है। प्रबंधक इस बात पर ध्यान देते हैं कि नाव पलटेगी या नहीं, जबकि कर्मचारी सिर्फ अपने लाइफ बॉय और डोंगी की परवाह करते हैं। नीचे के प्रबंधकों यांग काई और कियान और उनके स्तर के अन्य प्रबंधकों का रवैया बता रहा था कि कौन सचमुच कंपनी की परवाह करता है। हालांकि टांग किंग ने किसी और के खिलाफ यह बात नहीं कही। दुनिया में हर कोई बस अपनी बारी कमाने की कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं मैनेजर यांग। मैंने पहले ही $3 करोड़ का फंड तैयार कर लिया है, जिसे चीनी नव वर्ष के बाद कभी भी कंपनी में डाला जा सकता है। और सभी को बता दूं कि मैं अगले साल के मध्य तक कंपनी में 3 करोड़ से लेकर $10 करोड़ तक का और फंड डालूंगा। मैं कितना फंड डालूंगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन शुरुआती $3 करोड़ का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं, टैंग क्विंग ने हंसते हुए कहा और इसी बीच एक और बड़ा इशारा भी किया। आज सुबह से ही उनके खातों में प्रतिदिन $10 करोड़ से ज्यादा की दर से मृत पूंजी जमा हो रही थी। शेंग टैंग में अपने निवेश को बढ़ाने और तेज करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं चाहते थे कि कंपनी जरूरत से ज्यादा निवेश के कारण बर्बाद हो जाए। बॉस टैंग, क्या आप सचमुच में हैं? सचमुच 100 मिलियन तक? यांग काई ने चौंक कर पूछा। टैंग क्विंग के शुरुआती 3 करोड़ के निवेश के कुछ ही महीनों बाद वह 100 मिलियन तक और निवेश करने को तैयार हो सकता है। यह उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर था, जिससे उसे भविष्य के लिए उम्मीद जगी। इतने धनी समर्थक के साथ उन्हें एक सफल ब्रांड बनाने से कौन रोक सकता था? बाकी लोग टांग क्विंग की ओर देख रहे थे, उनकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं, उनके जवाब का इंतजार कर रही थीं। खास तौर पर डू जियाओ, जिसे कंपनी में अपनी 5% अविक्रय योग्य हिस्सेदारी पर पूरा भरोसा था, जिससे उसकी कुल संपत्ति सिर्फ पहले 3 करोड़ के निवेश से ही $20 लाख से ज्यादा हो जाएगी। और अगर $10 करोड़ और डाले जाएं, तो उसकी हिस्सेदारी का मूल्य $60 लाख से भी ज्यादा हो सकता है, जो उसके परिवार की फैक्ट्री की कीमत से भी कहीं ज्यादा है। यह याद करते हुए क्यूई यान भी टांग क्विंग को उत्साह से देख रही थी और सही व्यक्ति से जुड़ने पर गर्व महसूस कर रही थी। अपनी आंखों के कोने से उनकी उत्सुकता देखकर टांग क्विंग प्रसन्न हुआ और सफलता के सुखद एहसास का आनंद लिया। फिर वह हंसा, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अगर मुझे यह चिंता न होती कि तुम इसे संभाल नहीं पाओगे और कंपनी को नए फंड जुटाने के लिए समय चाहिए, तो मुझे चीनी नव वर्ष के तुरंत बाद $1 अरब लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं पैसा खर्च करने की तुम्हारी क्षमता देख पाऊंगा। इसके अलावा मैं इस हड़बड़ी के पीछे कोई अव्यवस्थित विस्तार नहीं देखना चाहता। अगर तुम मुझे पहले चरण के फंड के इस्तेमाल से संतुष्ट कर देते हो, तो दूसरे चरण की ऊपरी सीमा शायद सिर्फ $1 अरब न हो। अगर दूसरा चरण मेरी उम्मीदों पर खरा उतरता है, तो तीसरे चरण के लिए फंडिंग तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा हो सकती है। टांग किंग के भव्य शब्दों से नीचे मौजूद हर कोई आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने क्या सुना?
सबसे पहले तो ऐसा लग रहा था कि उनके बॉस के पास इस समय कम से कम $1 अरब की धनराशि है। दूसरा, यदि पहले 30 मिलियन का समुचित व्यय किया गया तो दूसरे चरण के लिए कम से कम 1 बिलियन का निवेश हो सकता है। सबसे जरूरी बात यह थी कि तीसरे चरण के वित्तपोषण के लिए कोई ऊपरी सीमा तय नहीं थी। वह कौन सी अवधारणा थी? 200 मिलियन, 300 मिलियन या उससे भी ज्यादा? वे एक पल के लिए भी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन एक बात का पूरा यकीन था कि उन्हें ये पहले 3 करोड़ समझदारी से खर्च करने होंगे ताकि तांग किंग संतुष्ट रहे। इस तरह कंपनी को भविष्य में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और जैसे जैसे कंपनी मजबूत होती जाएगी उनकी आय भी बढ़ती जाएगी। सबको हक्का बक्का देखकर तांग फिर से हंसने लगा। अरे सब लोग, मैंने जो कहा वो सब सच था। जब तक मैं देख सकता हूं कि पैसा सही तरीके से खर्च किया गया है, पैसा कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैनेजर यांग, आप उदास क्यों हैं? क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? यह सुनकर यांग काई जोर से हंसा। बॉस टैंग, आपने अभी जो खबर सुनाई है उसके बाद कौन अपनी छुट्टियों का पूरा आनंद ले पाएगा? मुझे लगता है छुट्टियों में सब काम के बारे में सोच रहे होंगे और वह मन ही मन सोच रहा था कि करोड़ों की रकम कैसे खर्च करे और खुद को रोक नहीं पाया। 1 करोड़, ओह, यह तो वाकई चक्कर आने वाला था। हाँ, इसमें चिंता की क्या बात है? जब तक कंपनी पहले से तय योजना पर कायम रहेगी तब तक हमारा लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। तांग क्विंग जोर से हंसा। अध्याय 150 अध्याय 136 वार्षिक बैठक प्रस्तुत करती है मार्शल आर्ट्स 1। कंपनी की साल के अंत की सारांश बैठक स्वाभाविक रूप से सिर्फ तांग किंग के भाषण से पूरी नहीं हो सकती थी। उनका पिछला भाषण तो बस आने वाले साल के लिए सभी के काम करने के जुनून को जगाने और अपने पैसे खर्च करने का एक जरिया ढूंढने के लिए आकर्षक बातों से भरा एक पाई परोसने जैसा था। तांग किंग के बाद महाप्रबंधक यांग काई से शुरू करते हुए सभी ने धीरे धीरे पिछले साल के अपने काम का सारांश दिया और अपने भविष्य के काम को स्पष्ट किया। बीच बीच में तांग किंग सवाल पूछते रहते थे। हालांकि इन सभी मामलों का विवरण उनकी साप्ताहिक और मासिक रिपोर्टों में होता था, लेकिन कई रिपोर्टें लंबी चौड़ी व्याख्याओं और विस्तृत सांख्यिकीय चार्टों के साथ आती थीं जो बहुत ही वैज्ञानिक और कठोर लगते थे। लेकिन तांग किंग यह जानना चाहते थे कि क्या ये लोग सचमुच अपनी लिखी बातों को समझते हैं, न कि सिर्फ उनके रुखे पाठों को। इसलिए वर्षांत सारांश सत्र 2 घंटे से ज्यादा चला। तांग किंग द्वारा निवेश के पैमाने में बदलाव के कारण सभी ने कुछ योजनाओं पर छोटे मोटे बदलाव और चर्चाएं की। बड़े बदलाव इसलिए नहीं किए गए क्योंकि चीनी नव वर्ष के बाद केवल $30 मिलियन ही बचे थे, जैसा कि पहले योजना बनाई गई थी। दोपहर के समय तांग किंग अन्य लंच व्यवस्थाओं के कारण जल्दी चले गए। हालांकि तांग क्विंग के जाते ही उसने जो उत्साहवर्धक खबर पहले फैलाई थी वह पूरी कंपनी में फैल गई, जिससे एक बड़ी सनसनी फैल गई। काम के प्रति सभी का जुनून अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया, मानो वे चीनी नव वर्ष के दौरान ओवरटाइम काम करना चाहते हों। अरे जाहिर है वो आखिरी बात तो बस तांग किंग की मनगढ़ंत सोच थी। भला कौन चीनी नववर्ष पर ओवरटाइम काम करना चाहेगा जब तक कि उसका कोई दिमाग खराब न हो या वो कोई बॉस न हो। शाम हो गई। सारांश बैठक के अलावा शेंगतांग में आज एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, वार्षिक कंपनी भोज। तांग किंग के निर्देश पर शेंगतांग में आधे महीने पहले ही एक जगह बुक कर ली गई थी। यह एक विशाल बैंक्वेट हॉल था जो मूल रूप से आलीशान शादियों के भोज के लिए इस्तेमाल होता था। इसलिए यह अविश्वसनीय रूप से विशाल था और कंपनी के 300 कर्मचारियों के लिए आसानी से जगह बना सकता था। बेशक इसकी लागत भी बहुत ज्यादा थी। जेंगयुआन ग्रैंड होटल किंगयान शहर में 15 मंजिला एक 3 सितारा होटल है। यह लियूकियान के होटल का मुकाबला तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसका वेडिंग बैंक्वेट हॉल किंगयान शहर का सबसे बड़ा था। खुले में बने हॉल को छोड़कर कोई मुकाबला ही नहीं था। बॉस होने के नाते तांग किंग को इतनी जल्दी आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन चूंकि उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था इसलिए वह बातचीत में शामिल हो गया। शाम 6 बजे तांग किंग और सुन चाओ झेंगयुआन ग्रैंड होटल पहुंचे। नमस्ते बॉस टैंग। नमस्ते बॉस टैंग। उन सबको नमस्कार। कंपनी में अब तक तांग क्विंग को कौन नहीं जानता था। उसे देखते ही सभी ने उसका अभिवादन किया और तांग क्विंग ने भी एक एक करके उसका अभिवादन किया। तांग क्विंग खुद को असहाय महसूस कर रहा था। वह सचमुच चाहता था कि उसके कर्मचारी उसकी उपेक्षा करें। यह अहंकार नहीं था। उसके व्यक्तित्व के अनुसार, अगर तुम मेरा सम्मान करोगे तो मैं भी तुम्हारा सम्मान करूंगा। उसे एक एक करके मुस्कुराना पड़ा, जिससे वह थक गया। होटल के बाहर कार से उतरने के बाद से उसे लगातार कर्मचारियों के झुंड का सामना करना पड़ा। सभी ने उसका अभिवादन किया, यहां तक कि जानबूझकर गति धीमी करके तांग क्विंग को पहले चलने दिया। हालांकि तांग क्विंग का अहंकार बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। वह जनता से और भी दूर होता जा रहा था। तांग किंग के जाने के बाद बॉस टैंग बहुत युवा है। हाँ, जवान और अमीर।
पता नहीं कौन सी भाग्यशाली लड़की उसे पकड़ लेगी। अगर मैं उससे 10 साल छोटी होती तो कितना अच्छा होता। बंद करो, तुमने अभी अपनी उम्र बता दी। तुम पालने लूटने का सपना देख रहे हो। तुम बदतमीज लड़की हो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। मेरे पास आओ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर विज्ञापन। इस समय कंपनी के प्रबंधन के सभी सदस्य मंच के सबसे नजदीक वाली मेज पर बैठ चुके थे। अन्य कर्मचारी भी धीरे धीरे वहां पहुंच रहे थे। तांग क्विन सीधे उस मेज पर गई जहां यांग काई और बाकी लोग बैठे थे। मेज बहुत बड़ी थी, उस पर आसानी से 20 लोग बैठ सकते थे। हालांकि वहां सिर्फ यांग काई, की यान और एक अन्य उपमहाप्रबंधक ही मौजूद थे। बाकी कोई भी प्रबंधक या उपप्रबंधक अभी तक नहीं आया था। पता नहीं वे व्यस्त थे या कुछ और। दूर से तांग क्विन ने उन्हें कुछ बात करते हुए देखा था। तांग किंग सीधे क्यूई यान के बगल में बैठ गया। सुन चाओ सुरक्षा विभाग के लिए निर्धारित मेज पर बैठ गया। तांग किंग ने उसे नहीं रोका। अगर सुन चाओ यहीं रुकता तो शायद उसे घबराहट होती, क्योंकि उससे बात करने वाला कोई नहीं होता। तांग किंग को आते देख उन तीनों ने अपनी चर्चा रोक दी। बॉस टैंग, बॉस टैंग, छोटे भाई तांग, तुमने आखिरकार आने का फैसला कर ही लिया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा कितनी देर इंतजार किया है। स्वाभाविक रूप से आखिरी वाक्य क्यूई यान ने ही बोला था। उसने अपनी आकर्षक आंखों से, नीले काले आईशैडो से और भी निखारते हुए उसे नाराजगी से देखा। क्यूई यान को फिर से उसे मोहित करने की कोशिश करते देख तांग किंग ने उसकी तरफ देखा और उसे नजरअंदाज कर दिया। तांग क्विन को बैठा देख उप महाप्रबंधक जल्दी से तांग क्विन के लिए चाय डालने के लिए उठे। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। यहां उसका पद सबसे निचला था। यांग काई महाप्रबंधक थे और क्यू यान, हालांकि उपमहाप्रबंधक भी थीं, कंपनी की शेयरधारक थीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह यांग काई के बराबर थीं। हालांकि वह केवल डिजाइन विभाग के लिए जिम्मेदार थीं, फिर भी किसी ने इस खूबसूरत महिला को कमतर आंकने की हिम्मत नहीं की। उनकी योग्यता और शेयरधारक की हैसियत का जिक्र किए बिना क्यू यान और उनका साक्षात्कार यांग काई ने तब लिया था जब उन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था। कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि वह यांग काई से कम रैंक की थीं। तांग क्विन को अपनी ओर नजरअंदाज करते देख क्यूई यान नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने दिलचस्पी से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और मन ही मन सोचा, हमारा छोटा भाई कितना सुंदर है, आंखें घुमाते हुए भी। बॉस टैंग, चाय पियो। धन्यवाद। तो यांग, तुम क्या चर्चा कर रहे थे? तांग किंग ने चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। बात कुछ इस तरह है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अगले साल जूते और बैग के कारोबार में तुरंत उतरना है या नहीं, यांग काई ने कहा। यह सुनकर तांग किंग ने आश्चर्य से पूछा, को जूते और बैग? क्या हमारे पास इस क्षेत्र के लिए प्रतिभाएं आरक्षित हैं? वह जानता था कि यह व्यवसाय कंपनी की मध्यम से दीर्घकालिक योजनाओं में शामिल है, लेकिन यह ऐसा व्यवसाय नहीं था जो रातों रात स्थापित हो सके। अब तक शेन टैंग केवल कपड़ों का ही कारोबार करता था। ऐसा लग रहा था कि टैंग किंग के निवेश के पैमाने में वृद्धि को देखकर यांग काई और अन्य लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित हुए होंगे। यह भी अच्छा था, क्योंकि एक महत्वाकांक्षी टीम ही उसे चाहिए थी।